हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। आज हम करने वाले हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस इन न्यूज़ फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। पूरा कंपाइलेशन आपका रहेगा बैंकिंग एंड फाइनेंस न्यूज़ का। एंड अगर आपने जो है अप्रैल मंथ की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। सारे जो सेशंस आपके हुए हैं अप्रैल मंथ के वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, जहाँ पे सारे ही पीडीएफ्स आपकी अवेलेबल कराई गई हैं। ठीक है, इवन जो ये वाली आपकी पीडीएफ होगी बैंक एंड फाइनेंस की, ये भी आपको आज ही मिल जाएगी। फाइन, सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। तो फर्स्ट आपको क्वेश्चन है, चेक ई अ क्रेडिट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म रिसेंटली पार्टनर्ड विद स्मॉल फाइनेंस बैंक टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट को ब्रांडेड एलईडी पावर्ड क्रेडिट कार्ड। सो रिसेंटली चेक क्यू जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, प्लेटफॉर्म बेसिकली है, जिसने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ एक आपका जो है पार्टनरशिप की है। किस चीज के लिए? क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए। और ये जो क्रेडिट कार्ड है इसका नाम है चेक यू एयू क्रेडिट कार्ड विच इज अ एलईडी क्रेडिट कार्ड। मतलब यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन आपकी होगी इस कार्ड से, उस टाइम पे यहाँ पे एलईडी जो है वो आपको जलेगी बेसिकली। ठीक है, नाउ ये आपका वीजा और रुपे नेटवर्क में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड अ लोन ऑफ 225 मिलियन यूएस डॉलर विच इज अराउंड 2080 करोड़ रुपीज फॉर द राजस्थान highway modernization project to enhance efficiency, resilience and safety of state highways. So recently राजस्थान हाईवे मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है 225 मिलियन यूएस डॉलर का लोन। ठीक है, इट इज डन बाय द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ओके, नाउ फंडिंग एजेंसी आपकी इसमें रहेगी आपकी वर्ल्ड बैंक की आईबीआरडी। एंड मेच्योरिटी इस लोन की है 35 इयर्स की। एंड इसमें आपका जो है ग्रेस पीरियड रहेगा 5 साल का। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अपग्रेड करना स्टेट हाईवेज को इनटू मॉडर्न क्लाइमेट रेसिलेंट रोड विद बाईपासेस एंड ब्रिजेस टू रिड्यूस अर्बन कॉग्निशन। ठीक है, कंजेशन। नेक्स्ट है रोड सेफ्टी। डिप्लॉय करेंगे यहाँ पे एटीएम्स ऑन 250 किलोमीटर्स ऑफ अ हाई रिस्क रोड टू एनहांस दी सेफ्टी एंड रिड्यूस फैटलिटीज। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहा है यहाँ पे? गुड और फेयर रोड्स यहाँ पे रहेंगी फ्रॉम 40% टू 70%, रिड्यूसिंग ट्रैवल टाइम एंड बूस्ट करेगी ट्रांसपोर्ट एफिशिएंसी को। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका न्यूज है, डीजीएफटी ने, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जो है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन्होंने अपडेट किया है लिस्ट ऑफ ऑथराइज्ड बैंक permitting 15 banks to import both gold and silver and 2 banks to import only gold. सो डीजीएफटी द्वारा लिस्ट जारी की गई है ऑथराइज्ड बैंक की। ठीक है, 15 बैंक को यहाँ पे अलाउ किया गया है फॉर इंपोर्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर, दोनों इंपोर्ट कर सकते हैं। और 2 बैंक ऐसे हैं जो सिर्फ गोल्ड इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये इफेक्ट में आया है आपका 1 अप्रैल 2026 से। कब तक रहेगा? 31 मार्च 2029 तक। ठीक है, ऑथराइज्ड बैंक कौन कौन से हैं? 15 बैंक जिन्हें गोल्ड एंड सिल्वर जो है इंपोर्ट करने की परमिशन मिली है। पहले बात करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक की, जिसमें इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शामिल है। प्राइवेट बैंक में एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आरबीएल बैंक, येस बैंक एंड करूर व्यासा बैंक। ठीक है, ये सारे शामिल हैं। इसके अलावा फॉरेन बैंक जिनको परमिशन मिली है, दुसाशे बैंक, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, इनको मिली है। ठीक है, इसके अलावा 2 बैंक ऐसे हैं जिनको गोल्ड की परमिशन मिली है, जिसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शामिल है और दूसरा है आपका सेबर बैंक जो रशिया का आपका है बेसिकली। ठीक है, now question here is, the DGFT, the Directorate General of Foreign Trade, authorized 15 banks to import both gold and silver and 2 banks to import only gold from April to March 2029. Identify the Indian bank that has been allowed to import only gold. So अभी हमने पढ़ा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है इसको यहाँ पे अलाउ किया गया है फॉर इम्पोर्टिंग गोल्ड ओनली। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। साथ में बात करते हैं डीजीएफटी की। डीजीएफटी के डायरेक्टर जनरल है लव अग्रवाल, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली दिल्ली में लोकेटेड है एंड इसे स्टैब्लिश किया गया था 1991 में। ओके, नेक्स्ट आपकी न्यूज आती है, रिसेंटली आरबीआई ने मास्टर डायरेक्शन आपके लाए हैं ऑन फैकल्टी फॉर एक्सचेंज ऑफ नोट्स एंड कॉइन्स। ठीक है, तो कैसे बेसिकली आपके डायरेक्शंस हैं कि जो नोट्स हम एक्सचेंज करते हैं, जैसे आपका कोई नोट खराब हो जाता है, हम बैंक में जाके उसको एक्सचेंज कर लेते हैं, राइट। सो इनके नोट्स एंड कॉइन्स के ऊपर ये आपकी डायरेक्शंस हैं। किसने इशू की है? आरबीआई द्वारा इशू की गई हैं, इफेक्ट में आई है 1 अप्रैल 2026 से। यहाँ पे मैंडेट किया गया है सारे बैंकों को, ठीक है, सारे बैंक के ब्रांचेस को, ऑल बैंक ब्रांचेस अक्रॉस इंडिया, दे मस्ट प्रोवाइड फ्री एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सचेंज सर्विसेज फॉर नोट्स एंड कॉइन। ठीक है,
इसमें कुछ आपकी पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फ्रेश नोट्स एंड कॉइन्स जो हैं इनके बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या बोला है, बैंक मस्ट इशू गुड क्वालिटी नोट्स एंड कॉइन्स ऑफ ऑल डिनोमिनेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलता है, सॉइल नोट्स जो हैं ये एक्सेप्ट किए जाएंगे फॉर एक्सचेंज और क्रेडिट। इट इंक्लूड्स योर डर्टी नोट्स और 2 पीसेस नोट्स पेस्टेड टुगेदर विद नो एसेंशियल फीचर मिसिंग। ठीक है, इसे सॉइल नोट्स में की कैटेगरी में आता है ये। इसके अलावा नेक्स्ट कैटेगरी आपकी है म्यूटिलेटेड नोट्स, नोट्स विद मिसिंग पोर्शन और मोर देन 2 पीसेस to be adjudicated under the note refund rules 2009, ठीक है, which is amended in the 2018. next है imperfect notes, notes that are obliterated, shrunk, washed, altered or indecipherable, ठीक है, but not be mutilated। तो ये इसमें आएंगे एक्सचेंज की कैटेगरी में। स्टेन नोट्स जो होंगे उनको भी यहाँ पे एक्सचेंज किया जा सकेगा। अब यहाँ पे क्या बोला है, नॉट एक्सेप्टेड नोट्स which is extremely brittle, charred or inseparable stuck notes that must be presented to the RBI issue officers under the special procedure। So ये सारी चीजें यहाँ पे डायरेक्शन में बताई गई हैं। इसके अलावा एक्सचेंज प्रोसीजर क्या है, जैसे अगर सॉइल नोट्स हैं इसके लिए भी कंडीशन है कि आप कितने एक्सचेंज करा सकते हो, तो अप टू 20 पीसेस और जिसकी वैल्यू आपकी 5000 पर डे रखी गई है। मतलब अप टू 20 पीसेस होने चाहिए और यहाँ पे जो आपकी वैल्यू है 5000 पर डे, इतनी ही लिमिट रखी गई है। एक्सचेंज फ्री ओवर द काउंटर, ठीक है, फ्री में मतलब इसके कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। अबव 20 पीसेस होते हैं एंड आपके 5000 से वैल्यू ज्यादा जाती है, एक्सेप्टेड अगेंस्ट द रेसिप्ट, इट विल बी क्रेडिटेड विद इन 7 days एंड बैंक्स में लीवी रीजनेबल सर्विस चार्जेस। तो इसमें चार्जेस लगाए जा सकते हैं और विद इन 7 days आपको ये जो अमाउंट है वो क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, सेकेंड वाली कंडीशन में। नेक्स्ट है म्यूटिलेटेड और इम्परफेक्ट नोट्स अगर हैं तो अप टू 10 पीसेस होने चाहिए और वैल्यू सेम है 5000 पर डे की। ठीक है, इसके अलावा अबव 10 पीसेस होते हैं और वैल्यू आपकी 5000 से ज्यादा जाती है तो दे आर एक्सेप्टेड अगेंस्ट द रेसिप्ट क्रेडिटेड लेटर। ठीक है, प्रिकॉशन क्या है, फॉर एक्सचेंज अबव 50,000 रुपीज बैंक मस्ट फॉलो यूजुअल वेरिफिकेशन प्रोटोकॉल। तो इन दैट केस वेरिफिकेशन प्रोटोकॉल यहाँ पे बैंक को करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कॉइन डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे क्या बोला है, नो बैंक ब्रांच कैन रिफ्यूज कॉइन्स और अ स्मॉल डिनोमिनेशन नोट्स। ठीक है, कोई भी बैंक मना नहीं करेगी कॉइन्स के लिए। इसके अलावा कॉइन ऑफ 50 पैसा 1, 2, 5, 10 एंड 20 दे विल रिमेन वैलिड। इनवैलिड कौन से होंगे, कॉइन्स ऑफ 25 पैसा बिलो आर द नो लॉन्गर लीगल रेंट, राइट। मिनिमम स्टॉक, सारे ब्रांचेस जो हैं दे मस्ट मेंटेन एटलीस्ट 1 बैंक ऑफ कॉइन्स इन ईच डिनोमिनेशन टू एंश्योर सप्लाई। ठीक है, now question is, according to the RBI guidelines, how many pieces of soil notes can be exchanged free of charge over the counter per day। तो एक तो वैल्यू जो है मैक्सिमम 5000 पर डे की रखी गई है विद 20 पीसेस। ठीक है, सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। Now, next question है, the Reserve Bank of India imposed monetary penalty of rupees 31.80 lakh for non-compliance with regulatory direction related to disclosure in financial statement for financial year 2025. The RBI imposed this penalty on which payment bank? So कौन से payment bank पे 31.80 lakh की penalty impose की गई है? So it is your Airtel Payment Bank। ठीक है, किस पे लगाई गई है penalty? Airtel Payment Bank पे। नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इन्होंने जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो अनचेंज रखे हैं स्मॉल सेविंग स्कीम्स के लिए फॉर द Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2027 विच इज योर 1 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 तक। तो ये आपके अनचेंज रहेंगे। ठीक है, इसमें पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट आपका रहेगा 4% का। देन आपका 1 ईयर पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट 6.97%, 2 ईयर के लिए 7.1%, 3 के लिए 5 के लिए 7.5%। ठीक है, 5 ईयर पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट के लिए 6.7% का ये रहेगा आपका इंटरेस्ट। किसान विकास पत्र के लिए 7.5%, पब्लिक प्रोविडेंट फंड के लिए 7.1%, सुकन्या समृद्धि योजना के लिए 8.2% विच इज आपका सबसे हाई है ये। ठीक है, देन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के लिए 7.7, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के लिए 8.2। ठीक है, देन पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम, ये भी आपका हाईएस्ट है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम 7.4 एंड 7.5% फॉर महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन हियर इज,
विच स्मॉल सेविंग स्कीम ऑफर्स हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट ड्यूरिंग Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2027? तो हाईएस्ट कौन सी है? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट नहीं है, सुकन्या समृद्धि है आपकी करेक्ट, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड का भी आपका नहीं है, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम नहीं, किसान विकास पत्र नहीं। ठीक है, पहला आपका है इसमें सुकन्या समृद्धि योजना जो 8.2 प्रोवाइड कर रही है, और दूसरा है सीनियर सिटीजन वाली। ठीक है, इसमें भी 8.2% आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका न्यूज है, द IRDAI हैज रिलीज एन एक्सपोजर ड्राफ्ट ऑफ IRDAI एक्चुअल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन ऑफ इंश्योरर। बेसिकली अमेंडमेंट्स यहाँ पे जो आपके थे रेगुलेशन 2026 में इंट्रोड्यूस किए गए हैं, अमेंडमेंट्स किए गए हैं, कुछ चेंजेस किए गए हैं अलॉन्ग विद द डिटेल कंसल्टेशन पेपर प्रपोजिंग टू इम्प्लीमेंट द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सो बेसिकली यहाँ पे क्या बोला गया है कि हम ऐसे चेंजेस करें। ठीक है, बेसिकली जो IRDAI है ये चाहता है इंश्योरेंस कंपनीज ऐसे चेंजेस करें। ठीक है, और कि हमारी जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो बेसिकली जो स्टैंडर्ड्स आपके हैं ग्लोबल स्टैंडर्ड्स उनको फॉलो करे, ताकि जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे अट्रैक्ट हो पाए। ठीक है, सो IRDAI वांट्स कि जो इंश्योरेंस कंपनी है ये स्टार्ट करें न्यू अकाउंटिंग रूल्स विच इज नोन एज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, ये उनको फॉलो करें। ठीक है, और ये इफेक्ट में आ रहा है, इफेक्ट में आया है 1 अप्रैल 2026 से। ठीक है, ये अप्लाई होगा सारी कैटेगरीज में ऑफ इंश्योरर्स इंक्लूडिंग लाइफ इंश्योरर्स, जनरल इंश्योरर्स, हेल्थ इंश्योरर्स एंड री इंश्योरर्स, सब पे ये लागू होगा। तो IRDAI want insurance companies to switch to modern system that is Indian accounting standards, जिसको शॉर्ट में IND-AS लिखते हैं, that shows more accurate financial data। ठीक है, matches with the global standards and reflects current market condition। तो ये चीज जो है अच्छे और एक तरह से ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे आ जाए, इस वजह से IRDAI चाहता है कि ये सारे रेगुलेशंस यहाँ पे फॉलो किए जाएं। ठीक है, अब यहाँ पे IRDAI ने क्या बोला है कि जरूरी नहीं, मतलब आपको बेसिकली इन्होंने यहाँ पे टाइम दिया है, जो इंश्योरेंस कंपनीज है उनको टाइम दिया है कि आप धीरे धीरे करके इसमें स्विच कीजिए। ठीक है, द ट्रांजिशन अप्रोच स्विचिंग टू दिस न्यू सिस्टम इज डिफिकल्ट, सो IRDAI इज अलाउइंग अ स्टेप बाय स्टेप चेंज। सो फाइनेंशियल ईयर 2027 में कंपनीज एडजस्ट करेंगी 10 ईयर ऑफ अ पास्ट डेटा, फाइनेंशियल ईयर 28 में 15 साल का, और फाइनेंशियल ईयर 29 में एडजस्ट करेंगे 20 ईयर्स का डेटा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे क्या बोला है, इंश्योरेंस कंपनीज एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क की बात करें तो यहाँ पे जो इंश्योरेंस कंपनीज है इन इंडिया दे प्रिपेयर देयर अकाउंट बेस्ड ऑन द इंश्योरेंस एक्ट 1938 रूल्स विच इज मेड बाय IRDAI। अब ये चाहता है कि यहाँ पे दूसरे जो स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, इंडियन आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हैं उनको यहाँ पे फॉलो किया जाए। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज जो अनचेंज रहेगी वो है आपकी पार्टिसिपेटिंग बिजनेस विच इज गवर्न्ड बाय सेक्शन 49 ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट, जिसमें शेयर होल्डर पार्टिसिपेशन आपका कैप किया गया है 10% पे। तो ये चीज आपकी सेम रहेगी। ठीक है, नाउ न्यू चेंजेस जो है, नाउ इंश्योरर विल शिफ्ट टू मॉडर्न अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसमें आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 117 शामिल है एंड 109 शामिल है। ठीक है, अब 117 जो है ये इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए है, बेसिकली इट अप्लाइज टू एंटिटीज इशूइंग, होल्डिंग और मैनेजिंग इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, दूसरा आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का है 109 वाला, इट स्टैब्लिश प्रिंसिपल फॉर रिपोर्टिंग फाइनेंशियल असेट एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रेजेंट करना रेलिवेंट एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर असेसिंग amounts, timing and uncertainty for future cash flows। ठीक है, now question here is which IND-AS standard are proposed for insurers under the consultation paper। तो दो अभी आपके हमने पढ़े, एक तो 117 वाला और 109 वाला, तो इन दोनों को यहाँ पे प्रपोज किया गया है। ठीक है, now Indian accounting standards developed under the supervision of Accounting Standard Board of Institute of Chartered Accountant of India, ठीक है, ऑफ इंडिया दैट इज ICAI एंड इन कंसल्टेशन विद द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ओके, सो इनको इनके द्वारा डेवलप किया गया है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच इंडियन एयरलाइन रिसेंटली साइन अ कोड शेयर एग्रीमेंट विद उज्बेकिस्तान एयरवेज टू एक्सपैंड कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। सो रिसेंटली एयर इंडिया जो है, इसने एयर इंडिया कंपनी ने अग्रीमेंट साइन किया है, कोड शेयर एग्रीमेंट उज्बेकिस्तान के साथ। ठीक है, आंसर इज हियर इज ऑप्शन
नंबर डी। नाउ एयर इंडिया जो है इसने अपना AI डेजिग्नेटर कोड प्लेस किया है उज्बेकिस्तान की एयरवेज फ्लाइट में, जो बेसिकली ट्रैवल करेगी दिल्ली से तश्किंद, मुंबई से तश्किंद एंड गोवा से तश्किंद। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आता है, रिसेंटली आरबीआई ने अप्रूव किया है विच फॉरेन बैंक्स एक्विजिशन ऑफ 60% स्टेक इन आरबीएल बैंक थ्रू दी preferential allotment of equity shares in a deal valued at around 26,853 करोड़। सो आरबीआई ने अप्रूव किया है आपका एमिरेट्स एनबीडी को सॉरी, ठीक है, एमिरेट्स एनबीडी को यहाँ पे इन्होंने अप्रूव किया है एक्विजिशन ऑफ 60% स्टेक इन द आरबीएल बैंक। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है डील की इट इज अराउंड 26,853 करोड़। ठीक है। Now next आपको क्वेश्चन है, द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया recently announced the strategic collaboration with which organization to launch India's first exchange traded natural gas derivative based on a domestic benchmark। So recently जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है इन्होंने अभी जो है स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशन अनाउंस किया है विद योर इंडियन गैस एक्सचेंज लिमिटेड, राइट। लॉन्च करने के लिए इंडिया का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड नेचुरल गैस डेरिवेटिव बेस्ड ऑन द डोमेस्टिक बेंचमार्क, राइट। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026 द IRDAI designated which of the following insurer as a domestic systematically important insurer, that is DSII। सो डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स आपके कौन से होते हैं? बेसिकली ऐसी कंपनीज जिनको हम बोलते हैं दे आर टू बिग और टू इम्पोर्टेंट टू फेल। ठीक है, सो मतलब जिनका फेल होने से बहुत बड़ा नुकसान जो है वो आपकी इंडस्ट्री को होगा। तो यहाँ पे बात की जा रही है इंश्योरर्स की, मतलब इंश्योरेंस कंपनीज की। तो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे आपका डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर की लिस्ट में डाला गया है? एक तो LIC है, दूसरा है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड तीसरा है आपकी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज GICD। ठीक है, सो ये लिस्ट आपकी बेसिकली सितंबर 2020 को इंट्रोड्यूस की गई थी और तब से इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। तब से LIC, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया जो है लगातार इस लिस्ट में बने हुए हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, आरबीआई ने रिसेंटली रिपोर्ट जारी की थी ऑन दी CASA, ठीक है, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, ठीक है, एंड रिलेटेड ट्रेंड्स पे। सो इसमें क्या क्या चीजें आपके देखने को मिली है? पहला है CASA रेशियो, तो जो आपका करंट शेयर है बेसिकली जो आपका करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट डिपॉजिट का, ये डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, इट फेल टू 2-year लो ऑफ 37.9% इन दिसंबर 2025 क्वार्टर। ठीक है, अगर हम इसे कंपेयर करें दिसंबर 2023 से तो ये 40.1% था। ठीक है, रीजन क्या दिया गया है? डिक्लाइन इन दी सेविंग अकाउंट, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? सेविंग डिक्लाइन, सेविंग शेयर जो है ये आपका ड्रॉप हुआ है 210 बेसिस पॉइंट टू दी 28.9%। ठीक है, और मेन इसका कॉज क्या बताया जा रहा है? डिपॉजिटर्स जो हैं वो शिफ्ट हुए हैं टू दी हायर यील्डिंग ऑप्शन, जैसे इक्विटीज में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में, गोल्ड में, राइट। नेक्स्ट है ओवरऑल डिपॉजिट, ये आपका 10% ग्रो किया है। ठीक है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे टू दी 239.8 लाख करोड़। देन सेविंग डिपॉजिट जो है ये भी बढ़ा है 8%। ठीक है, इट रोज टू 8% टू दी 69.4 लाख करोड़। करंट अकाउंट डिपॉजिट्स की बात करें तो ये आपका इंक्रीज हुआ है टू दी 10% टू 21.4 लाख करोड़। ठीक है, इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है, डिपॉजिट इशुएंस जो है ये रिकॉर्ड की गई है फाइनेंशियल 2026 में 15.5 लाख करोड़ की। इसमें ग्रोथ जो देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर अप टू 17% ये देखने को मिली है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें बेस। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द RBI's रिपोर्ट ऑन कासा डिपॉजिट दिसंबर 2025 क्वार्टर। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है कासा रेशियो डिक्लाइन टू 2-year लो ऑफ 37.9% कंपेयर टू 40.1% इन दिसंबर 2023। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा क्या बोल रहा है? डिक्लाइन वाज मेनली ड्रिवन बाय द सेविंग अकाउंट, ये भी करेक्ट है। हुज शेयर फेल बाय द 210 बेसिस पॉइंट टू 28.9%, राइट। नेक्स्ट आता है बैंक डिपॉजिट ग्रू 10% ईयर ऑन ईयर बेसिस टू 239.8 लाख करोड़ with a saving deposit rising to 69.4 lakh crore. Next आता है certificate of deposit issuance by bank reached record of 15.5 lakh crore in a financial year 2026 marketing
मार्किंग 17% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। सो सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, राइट। नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे न्यूज है, रिसेंटली आरबीआई ने रिलीज किया है इंडिकेटिव बोरिंग कैलेंडर फॉर द Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2027, जिसमें बताया गया है इनका जो टोटल प्लान है बोरोइंग का, ठीक है, ये मेंशन किया गया है 2,54,509 करोड़ का बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटीज, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक बेंचमार्क इशुएंस स्ट्रैटेजी जो है, इसका फ्रेमवर्क बेसिकली लॉन्च किया गया है, ठीक है, और इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा आपके 9 स्टेट्स में, ठीक है, मतलब पायलट बेसिकली पायलट इसका प्रोजेक्ट जो है, पायलट प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया जाएगा 9 स्टेट में। कौन कौन से स्टेट रहेंगे? आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, केरला, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान एंड महाराष्ट्र, ठीक है। और जो 9 पायलट स्टेट्स हैं अंडर BIS, इनका जो ब्रेकडाउन है वो रहेगा 1,53,900 करोड़ का। रिमेनिंग स्टेट्स एंड यूटीज जो है, इनका आपका बोरोइंग रहेगा 1,06,09 करोड़ का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है आपका आरबीआई का रोल, इट विल एक्ट एज अ डेप्ट मैनेजर फॉर स्टेट्स, स्केड्यूल करेगा रेगुलर ऑक्शंस ऑफ सिक्योरिटीज एंड ये एडजस्ट करेगा डेट्स और अमाउंट्स इन कंसल्टेशन विद स्टेट्स टू प्रिवेंट मार्केट वॉलेटिलिटी, ठीक है। नाउ हियर क्वेश्चन इज, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीज द इंडिकेटर बोरिंग कैलेंडर Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए। What is the total borrowing amount projected for state governments and UTs? So total amount आपका है 2,54,509 करोड़ का, ठीक है। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मूडीज रेटिंग जो यूएसए की आपकी रेटिंग एजेंसी है, इन्होंने रिसेंटली जो है इन्होंने रिलीज किया है इनका लेटेस्ट क्रेडिट ओपिनियन रिपोर्ट ऑन इंडिया which lowered India's GDP gross domestic product growth forecast for financial year 2027 by 80 basis point. What is the revised forecast? So इन्होंने जो है पहले यहाँ पे 6.8% का जो है प्रोजेक्शन जो है किया था, नाउ इन्होंने इसे रिड्यूस करके 6% जो है अभी बताया है फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने हाईलाइट किया था इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन कि फाइनेंशियल ईयर 2027 में 4.8% ये रहेगा एंड इंडिया की जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ये आपकी रहेगी अराउंड 1 to 1.5% ऑफ जीडीपी इन द कैलेंडर ईयर 2026 एंड 2027 में, ठीक है। अब बात करते हैं मूडी की स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की। मूडी रेटिंग के प्रेसिडेंट हैं मिशेल वेस्ट, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में लोकेटेड है। इसकी शुरुआत 1909 में की गई थी, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है, Morgan Stanley recently lowered its real gross domestic product, that is GDP projection for the India for financial year 2027 by 30 basis point due to ongoing conflict in West Asia. What is the revised GDP growth forecast? So recently इन्होंने जो है 30 basis point जो projection है हमारा वो इन्होंने कम किया है एंड इट रीच टू 6.2%, ठीक है। सो अभी जो रियल जीडीपी इन्होंने प्रोजेक्ट की है इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए, इट इज 6.2%, ठीक है। इसके अलावा Q1 के लिए 5.9% प्रोजेक्शन दी गई है एंड सीपीआई इन्फ्लेशन उन्होंने जो है प्रोजेक्ट की है टू एवरेज एट 5.1% ईयर ऑन ईयर बेसिस इन फाइनेंशियल ईयर 2027, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, the RBI recently cancelled the license of which Maharashtra-based cooperative bank due to inadequate capital and poor earning prospects under Section 22 read with Section 56 of Banking Regulation Act 1949. So RBI ने कैंसिल किया है रिसेंटली एक कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस जो महाराष्ट्र बेस्ड कोऑपरेटिव बैंक है एंड इसका नाम आपका है शिरपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। इसका लाइसेंस अभी रिसेंटली कैंसिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजाज अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट जो आपका होली ओन सब्सिडी है बजाज फिनसर्व की, राइट। सो इन्होंने इनको बेसिकली रेगुलेटरी अप्रूवल यहाँ पे मिला है फ्रॉम दी सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया टू लॉन्च विच सर्विस, कौन सी सर्विस लॉन्च करने के लिए अप्रूवल मिला है? टू लॉन्च अ PMS पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, ठीक है। इसको लॉन्च करने के लिए अप्रूवल यहाँ पे मिला है बजाज अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट को, ओके। Next question है, the Insurance Regulatory and Development Authority of India IRDAI constituted a subcommittee of the Insurance Advisory Committee. This subcommittee has been tasked to review the current scenario of. So इनमें से किस टाइप की बेसिकली जो आपके
किस चीज को रिव्यू करने के लिए ये सब कमेटी बनाई गई है IRDAI के द्वारा। सो IRDAI ने रिव्यू करने के लिए प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस इंडिया में ये कमेटी बनाई है। ये सब कमेटी जो है इसको कंस्टिट्यूट किया गया है। द पैनल विल एग्जामिन हेल्थ केयर प्रोवाइडर नेटवर्क, हॉस्पिटल टैरिफ्स, fraud control and digital system, and to improve the value for policy holders and to reduce administrative inefficiencies। तो इन सब चीज़ों का ये ध्यान रखेगा, ये फोकस करेगा प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस इन इंडिया। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द सेबी अनाउंस अ वन टाइम रिलीफ मेजर फॉर कंपनीज ईजिंग बोथ IPO वैलिडिटी टाइमलाइंस एंड मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग कंप्लायंस। The observation letters expiring between 1 April to 30th September 2026 will now remain valid till। So recently यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है सेबी द्वारा ऐसी कंपनीज को, ठीक है, जो ईज कर रहे हैं IPO, ठीक है, IPO वैलिडिटी टाइमलाइंस एंड मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग, और इनके जो ऑब्जर्वेशन लेटर हैं वो एक्सपायर हो रहे हैं 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच में। तो ये जो है अब वैलिड रहेंगे आपके 30 सितंबर 2026 तक। ठीक है, सो ये ध्यान में रखना है। डिटेल में पढ़ लेते हैं। सेबी ने यहाँ पे टेम्पररी रिलीफ दिया है ड्यू टू अनसर्टेन मार्केट कंडीशन विच इज कॉज बाय द कॉन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया, राइट। सो यहाँ पे दो चीज़ों में रिलैक्सेशन दी गई है IPO वैलिडिटी एक्सटेंशन में। एग्जिस्टिंग रूल क्या कहता है, अंडर सेबी रेगुलेशन 2018 नॉर्मल रूट ऑब्जर्वेशन लेटर वैलिडिटी आपकी 12 मंथ की होती है और कॉन्फिडेंशियल रूट वैलिडिटी 18 मंथ की होती है। और यहाँ पे क्या बोला गया है, कंपनीज विच आर फेसिंग डिलेज और विड्रॉल्स इन IPO प्लान्स ड्यू टू दिस कॉन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया, सो उनको यहाँ पे थोड़ा रिलीफ मिलेगा। और इनका जो ऑब्जर्वेशन लेटर जो एक्सपायर हो रहा है 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच में, ये 30 सितंबर 2026 तक वैलिड रहेगा। ठीक है, एंड सेम यहाँ पे जो टाइमलाइन है वो रखी गई है मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग रिलैक्सेशन के लिए। अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन, जो लिस्टेड कंपनी है दे मस्ट मेंटेन 25% शेयर हेल्ड बाय द पब्लिक, इंक्लूड्स योर नॉन प्रोमोटर्स एंड वॉलेटली मेड कंप्लायंस डिफिकल्ट, राइट। सो अभी रिलीफ यहाँ पे क्या दिया गया है, जो कंपनीज जिनकी डेडलाइन आपकी 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच में है उनको रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है, वन टाइम रिलैक्सेशन। इन पे कोई पैनल एक्शन नहीं लिया जाएगा। ठीक है, नो पीनल एक्शन बाय द स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरी ड्यूरिंग दिस पीरियड, एंड जो पेनल्टीज लगाई गई हैं वो भी हटा दी जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which bank became the first urban cooperative bank in India to cross rupees 1 lakh crore total business mark, strengthening its position in the cooperative banking sector। तो recently आपका जो सारस्वत कॉर्पोरेटिव बैंक है, ठीक है, ये आपका कॉर्पोरेटिव बैंक है जिसका बेसिकली आपका जो बिजनेस मार्केट है, टोटल बिजनेस मार्क जो है वो 1 लाख करोड़ पहुंच गया है। ठीक है, इसने क्रॉस कर लिया है 1 लाख करोड़ का टोटल बिजनेस मार्क। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड बैंक रिलीज इट्स साउथ एशिया इकोनॉमिक अपडेट अप्रैल 2026 working with industrial policy report. As per the report, India's GDP growth forecast for financial year 2027 has been slightly raised to। So आपका वर्ल्ड बैंक जो है इन्होंने प्रीवियस जो प्रोजेक्शन दी थी वो 6.3% की यहाँ पे दी थी, और अभी इन्होंने जो है स्लाइटली रेज की है यहाँ पे इंडिया की GDP फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए, एंड इट रीच टू 6.6%। ठीक है, नाउ इट रीच टू 6.6%। फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए प्रोजेक्ट की गई है 7.6%, और फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए इन्होंने 7.1% का प्रोजेक्शन यहाँ पे बताया था। ठीक है, इसके अलावा साउथ एशिया की ग्रोथ के बारे में बात करें तो कैलेंडर ईयर 2026 में साउथ एशिया में 6.3% की ग्रोथ देखने को मिलेगी, एंड कैलेंडर ईयर 2027 के लिए 6.9% की। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे न्यूज़ है, रिसेंटली RBI की फर्स्ट बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग आपकी हुई थी फाइनेंशियल 2027 की। ठीक है, इसके चेयरमैन आपके संजय मल्होत्रा जी थे जो गवर्नर है करंटली RBI के, एंड इस मीटिंग में कौन कौन से मेंबर आपके शामिल हुए थे, डॉक्टर नागेश कुमार, सुगाता भट्टाचार्य, प्रोफेसर राम सिंह, डॉक्टर पूनम गुप्ता एंड इंद्रनील भट्टाचार्य, ये सारे मेंबर्स यहाँ पे शामिल हुए थे इस मीटिंग में। इसके अलावा यहाँ पे पॉलिसी डिसीजंस जो हैं वो आपके अनचेंज रखे गए हैं। पॉलिसी रेपो रेट 5.25%, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 5%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 5.50%, बैंक रेट 5.50%, 3.35% फिक्स्ड रिजर्व रेपो रेट। वहीं पे CRR की बात करें 3% एंड SLR आपका 18% यहाँ पे अनचेंज रखा गया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो GDP फोरकास्ट है, GDP फोरकास्ट वो बताए गए हैं फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए।
यहाँ पे 6.9% की जो है प्रोजेक्शन दी गई है फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए 7.6% यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, क्वार्टरली जो एस्टिमेट है वो है Q1 के लिए 6.8%, 6.2%, 6.7% फॉर Q2, 3 के लिए 7% एंड Q4 के लिए 7.2% जीडीपी प्रोजेक्शन यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन बताया गया है, जैसे फाइनेंशियल ईयर 2027 का सीपीआई इन्फ्लेशन रहेगा आपका 4.6%, कोर इन्फ्लेशन 4.4%, क्वार्टरली एडजस्टमेंट जो है ये बताए गए हैं Q1 के लिए 4.0% एंड Q2 के लिए 4.4%। ठीक है, देन कुछ और यहाँ पे चीजें इंट्रोड्यूस की गई हैं, जैसे आरबीआई ने प्लान किया है ये इंट्रोड्यूस करेंगे नया फ्रेमवर्क फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इनटू 3 लेयर। पहले आपकी 4 लेयर होती थी, बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर एंड टॉप लेयर। ठीक है, बेस, मिडिल, अपर एंड टॉप लेयर। अब इनको 3 लेयर में बांटने की बात की गई है, जिसमें अपर, मिडिल, लोअर लेयर होगी। ठीक है, ये तीनों लेयर आपकी यहाँ पे रहेंगी। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2025 की अगर बात करें तो 15 एनबीएफसी जो हैं इनको क्लासिफाई किया गया था एज योर अपर लेयर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ एग्जेम्पशन भी रखा गया है, जैसे आरबीआई ने प्रपोज किया है टू एग्जेम्प्ट स्मॉल एनबीएफसीज विद नो पब्लिक फंड्स, नो कस्टमर बेस एंड असेट अंडर ₹1000 कोर फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, राइट। इसके अलावा आरबीआई ने प्रपोज किया है स्क्रैप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स रिक्वायरमेंट फॉर द कमर्शियल बैंक्स, और आईएफआर बेसिकली आपका क्या है, एडिशनल बफर है जो बैंक को मेंटेन करना होता है प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट योर पोटेंशियल लॉसेस, पर्टिकुलरली ड्यू टू मार्क टू मार्केट मूवमेंट्स, जब इंटरेस्ट रेट चेंज होते हैं, राइट। सो नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या बोला गया है, आरबीआई ने अलाउ किया है बैंक्स को टू इंक्लूड क्वार्टरली प्रॉफिट्स इन योर CRAR। ठीक है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो इररिस्पेक्टिव ऑफ फ्लक्चुएशन इन प्रोविजनल लेवल्स। ठीक है, पहले यहाँ पे क्या हो रहा, मतलब अभी तक क्या चल रहा था, बैंक्स जो हैं दे में इंक्लूड क्वार्टरली प्रॉफिट्स इन CRAR ओनली। कंडीशन यहाँ पे कहती है ओनली इफ एनपीए प्रोविजनिंग डेविएशन इज लेस देन इक्वल टू 25% फ्रॉम द एवरेज ऑफ प्रीवियस 4 क्वार्टर्स। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या बोला है, ये इनको क्वार्टरली बेसिस पे प्रॉफिट जो है वो अलाउ करना होगा। ठीक है, इंक्लूड करना होगा। नेक्स्ट इज आरबीआई ने प्रपोज किया है टू रिमूव द ड्यू डिलिजेंस रिक्वायरमेंट फॉर MSME onboarding TReDS platform, which is aimed at promoting ease of doing business for MSMEs, right? Next is RBI ने डिसाइड किया है to allow participation of non-bank entities, जैसे आपका ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, NBFCs, HFCs एंड कॉर्पोरेट्स, इनको यहाँ पे अलाउ किया गया है इन द टर्म मनी मार्केट। पहले क्या होता था, जो आपके बैंक्स, सिर्फ बैंक्स एंड स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स होते थे वही अलाउड होते थे, बट नाउ यहाँ पे बैंक ने बोला है जो आपके ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एनबीएफसीज हैं, एचएफसीज हैं एंड कॉर्पोरेट जो हैं वो भी यहाँ पे अब पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इनका पार्टिसिपेशन भी अभी हमें देखने को मिलेगा टर्म मनी मार्केट में। ठीक है, नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली आरबीआई ने रिलीज किया है नया डिजिटल पेमेंट ई मैंडेट फ्रेमवर्क 2026। किसके लिए, डिजिटल पेमेंट्स के लिए, और ये एप्लीकेबल होगा सारे आपके पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर जो हैं एंड पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनके लिए। ठीक है, इट इज एप्लीकेबल चैनल्स की बात करें तो यूपीआई, ऑटो पे, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, तो इन सारे चैनल्स पे ये एप्लीकेबल होगा। और यहाँ पे बोला गया है ई मैंडेट रजिस्ट्रेशन रूल्स की अगर हम बात करें तो जो कस्टमर है उनको कंप्लीट करना होगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन विद एडिशनल फैक्टर ऑथराइजेशन वैलिडेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, एवरी ई मैंडेट रजिस्टर्ड बाय द इशूअर शैल स्पेसिफाई वैलिडिटी पीरियड, तो इसमें वैलिडिटी पीरियड जो है वो मेंशन होना चाहिए, ये मैंडेटरी किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है मैंडेट कैन बी फिक्स्ड और वेरिएबल अमाउंट। ठीक है, ये फिक्स्ड और वेरिएबल अमाउंट का हो सकता है विद अ कैप एंड ऑप्शन टू सेट मैक्सिमम लिमिट। ओके, नेक्स्ट है कस्टमर कैन चूज और चेंज प्री ट्रांजेक्शन नोटिफिकेशन मोड, चाहे एसएमएस हो चाहे ईमेल हो, तो वो कस्टमर को ये ऑप्शन उनको प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, इसके अलावा प्री ट्रांजेक्शन नोटिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए क्या बोला है, इशूअर मस्ट सेंड नोटिफिकेशन एटलीस्ट 24 आवर्स बिफोर डेबिट। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। देन इट मस्ट इंक्लूड मर्चेंट का नाम होना चाहिए, अमाउंट होनी चाहिए, डेट एंड टाइम यहाँ पे मेंशन होना चाहिए, रेफरेंस नंबर, रीजन फॉर डेबिट, ये सारी चीजें यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, एंड सेम आपका पोस्ट ट्रांजेक्शन नोटिफिकेशन में होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक्सेप्शन है एक, these things are not required for auto replenishment of फास्टैग्स एंड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, NCMC कार्ड के लिए ये रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, ट्रांजेक्शन लिमिट यहाँ पे क्या रखी गई है, सारे
जो आपके रिकरिंग ट्रांजेक्शन होंगे दे मे बी ऑथराइज्ड विदाउट एडिशनल फैक्टर ऑथराइजेशन अप टू 15,000 पर ट्रांजेक्शन, ये लिमिट रखी गई है। दूसरा है फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम्स, म्यूचुअल फंड सब्सक्रिप्शन, क्रेडिट कार्ड बिल्स अप टू 1 लाख पर ट्रांजेक्शन यहाँ पे रखा गया है विदाउट द एडिशनल फैक्टर ऑथराइजेशन। ठीक है, इसके अलावा आरबीआई ने क्लैरिफाई किया है देयर विल बी नो चार्ज, मतलब कोई भी यहाँ पे चार्ज नहीं आपका लगाया जाएगा फॉर अवेलिंग दी ई मैंडेट फैसिलिटी फॉर रिकरिंग ट्रांजेक्शन। ठीक है, नाउ इस पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज डिजिटल पेमेंट ई मैंडेट फ्रेमवर्क 2026। First statement says pre-transaction notification must be sent at least 24 hours before debit. This is correct, except for auto replenishment of FASTag and National Common Mobility Card. Correct है ये, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, रिकरिंग ट्रांजेक्शन जो है इसके लिए लिमिट रखी गई है 15,000 पर ट्रांजेक्शन, मे बी ऑथराइज विदाउट एडिशनल फैक्टर ऑथराइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम, म्यूचुअल फंड सब्सक्रिप्शन एंड क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट ट्रांजेक्शन जो है इसके लिए लिमिट रखी गई है 1 लाख पर ट्रांजेक्शन की एंड मे बी ऑथराइज विदाउट एएफए, राइट। सो ये सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल 1, 2 and 3 आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन डिजिटल लेंडिंग फर्म बिकेम द थर्ड यूनिकॉर्न ऑफ 2026 बाय रेजिंग $280 million in Series E funding round with post-money valuation of $1.5 billion ahead of a planned IPO. So recently जो आपका क्रेडिट बी है ये थर्ड यूनिकॉर्न बना है 2026 का। इससे पहले आपका जो है जस्ट पे जनवरी में यूनिकॉर्न बना था एंड नियसा जो है ये आपका फरवरी में जो है यूनिकॉर्न बना था, सेकेंड यूनिकॉर्न। ठीक है, थर्ड वाला अब बना है क्रेडिट बी, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आपका बन जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो फंडिंग है, फंडिंग राउंड जो था इट इज बैक्ड बाय दी मोतीलाल ओसवाल अल्टरनेट, हॉर्नबिल कैपिटल एंड मिशुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप, जापान का जो आपका है बेसिकली। ठीक है, इसके अलावा क्रेडिट बी की बात करें, इसके करंट सीईओ हैं मधुसूदन एकम्बरम, हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है और 2016 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक साइन एन एमओयू विद द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इन अप्रैल 2026 टू बिकम अ लेंडिंग पार्टनर अंडर द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस सहाय इनिशिएटिव। सो रिसेंटली पंजाब नेशनल बैंक जो है इसने एमओयू साइन किया है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के साथ। ठीक है, और यहाँ पे इस पार्टनरशिप से आपका फायदा मिलेगा एमएसएमईज एंड स्मॉल बिजनेसेस को that often face challenges in accessing timely and affordable formal credit, right? Now next आपका क्वेश्चन है डीबीएस बैंक इंडिया ने रिसेंटली लॉन्च किया है एस्पायर बैंकिंग प्रोपोजिशन एंड एस्पायर डेबिट कार्ड। ठीक है, एंड अंडर द एस्पायर बैंकिंग प्रोपोजिशन प्रोग्राम कस्टमर्स आर eligible for premium banking access if they maintain monthly saving account average balance of 2 lakh or have a minimum relationship value। तो रिसेंटली जो ये आपका प्रोग्राम लॉन्च किया गया है इसके लिए कस्टमर एलिजिबल कब होगा, जब वो मेंटेन करेगा मंथली सेविंग अकाउंट एवरेज बैलेंस ऑफ 2 लाख और ये मिनिमम रिलेशनशिप वैल्यू आपका रखेगा 10 लाख का। ठीक है, मतलब इतने के ट्रांजेक्शन ये करेगा तभी ये एलिजिबल होगा इसके लिए। ठीक है, टारगेट क्लाइंट्स इसके क्या है, आपके हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी लॉन्च द प्रॉमिस फॉर वेल्थ नेक्स्ट जनरेशन यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान ऑफरिंग लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन अलॉन्ग विद द लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन। सो प्रॉमिस फॉर वेल्थ जो प्लान है इट इज लॉन्च बाय कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसमें 3 वेरिएंट जो है इन्होंने लॉन्च किए हैं, कौन कौन से हैं वो भी देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है जीरो प्रीमियम एलोकेशन, जो न्यू प्रोडक्ट है दे विल ऑफर जीरो प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस टू पॉलिसी होल्डर्स। ठीक है, फंड ऑप्शंस में यहाँ पे क्या बोला है, जो पॉलिसी होल्डर्स हैं दे विल हैव ऑप्शन टू एक्सेस वेरियस फंड जिसमें आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनहांस वैल्यू 50 इंडेक्स जो है ये सारे इंक्लूड किए गए हैं। इसके अलावा 3 वेरिएंट की हमने बात की थी, प्रॉमिस फॉर वेल्थ मैक्सिमाइजर जो फोकस करेगा मैक्सिमाइजिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पस पे ओवर द टाइम and it will also offer your life insurance cover throughout the policy term with maturity benefits. Next comes your shield, promise for wealth shield, ensure करेगा continuation of savings as a insurer pays future premiums on policy holders death। ठीक है, while nominee जो है इसको लमसम अमाउंट यहाँ पे जो है लमसम अश्योर्ड जो है एंड मंथली इनकम जो है वो दी जाएगी। इसके अलावा प्रॉमिस फॉर वेल्थ लॉन्ग लाइफ जो है ये प्रोवाइड करेगा लाइफ इंश्योरेंस कवर इंडिविजुअल्स को अप टू एज ऑफ 100। ठीक है, तो ये 3 वेरिएंट इसके यहाँ पे थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पब्लिक सेक्टर बैंक लॉन्च दी संवाद an industry first AI powered multilingual conversational platform which is designed to eliminate language barrier at the bank branches. So recently आपका जो बैंक ऑफ बड़ौदा है इनके द्वारा एक यहाँ पे इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है बीओबी संवाद नाम से, ठीक है। अब ये जो इनिशिएटिव है इसके बारे में देखते हैं। ये इनिशिएटिव सपोर्ट करता है 22 इंडियन लैंग्वेजेस को, ठीक है। It also supports text-to-speech functionality, displaying conversation as a text on screen with a optional audio mode. तो ये सारी चीजें ये आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है एंड इनिशियली ये 5 स्टेट्स में जो है 5 स्टेट्स के 250 ब्रांचेस में जो है इनिशियली इंप्लीमेंट किया जा रहा है, जिसमें तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट है which of the following bank recently launched its first dedicated retail saving product जिसका नाम है स्मार्ट सेव अकाउंट to expand its retail banking portfolio. So recently आपका जो CSB बैंक है, ठीक है, CSB बैंक लिमिटेड ने रिसेंटली लॉन्च किया है इनका रिटेल सेविंग प्रोडक्ट स्मार्ट सेव अकाउंट नाम से, ठीक है, इनके रिटेल बैंकिंग पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करने के लिए, राइट। अब इसके बारे में और क्या चीजें हैं वो देखते हैं स्मार्ट सेव अकाउंट के बारे में। इसमें 3 वेरिएंट आपके लॉन्च किए गए हैं, सेविंग, करंट एंड एनआरओ, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी, ठीक है। 3 वेरिएंट ये हैं और इसके लिए सैलरीड इंडिविजुअल्स, बिजनेस प्रोफेशनल्स एंड नॉन रेजिडेंट इंडियन जो हैं दे आर एलिजिबल, राइट। की फीचर्स क्या रहेंगे, ऑटो स्वीप फैसिलिटी यहाँ पे मिलेगी, ट्रांसफरिंग एडिशनल फंड्स इनटू योर फिक्स्ड डिपॉजिट, राइट, और मिनिमम 7% का इंटरेस्ट यहाँ पे आपको स्वीप एंड एफडीज में दिया जाएगा ओवर 13 मंथ टेन्योर। बेनिफिट्स क्या है और नो लॉक इन फैसिलिटी यहाँ पे है, कॉम्प्लीमेंट्री रूबे प्लैटिनम डेबिट कार्ड मिलेगा, मिनिमम नेट बैंकिंग लिमिट जो है वो आपको 10 लाख की मिलेगी पर डे, ठीक है। डेली मैक्सिमम ऑटोमेटेड टेलर मशीन विड्रॉल लिमिट यहाँ पे 75,000 की होगी एंड अप टू 30% का डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिलेगा ऑन अ लॉकर रेंटल्स, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड रिसेंटली अनाउंस द ऑनबोर्डिंग ऑफ विच प्राइवेट सेक्टर बैंक ऑन इट्स बैंकिंग कनेक्ट प्लेटफॉर्म expanding coverage to 8 major banks and 11 payment aggregator. So NPCI भारत बिल पे लिमिटेड जो है, जो आपकी सब्सिडी है NPCI की, इन्होंने रिसेंटली ऑनबोर्ड किया है एक्सिस बैंक को, ठीक है, एक्सिस प्राइवेट बैंक को इनके बैंकिंग कनेक्ट प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। अभी यहाँ पे बताया गया है 8 मेजर बैंक जो है इसमें शामिल हुए हैं और 11 पेमेंट एग्रीगेटर्स यहाँ पे शामिल हुए हैं, ठीक है। उन्होंने बेसिकली ऑनबोर्ड किया है बैंकिंग कनेक्ट में, राइट। बात करते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड जो है इसके करंट एमडी एंड सीईओ है निपुर चतुर्वेदी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और उसे 2020 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फिनटेक प्लेटफॉर्म रिसेंटली इंट्रोड्यूस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फॉर यूपीआई फॉर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पेमेंट एंड कार्डलेस एटीएम विड्रॉल्स। सो रिसेंटली जो पेटीएम है, पेटीएम ने इंट्रोड्यूस किया है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन आपकी यूपीआई पेमेंट्स के लिए एंड कार्डलेस एटीएम विड्रॉल्स के लिए, ठीक है। नाउ बायोमेट्रिक यूपीआई पेमेंट के थ्रू यूजर्स जो हैं दे कैन सिक्योरली ऑथेंटिकेट ट्रांजेक्शन विद देयर फिंगरप्रिंट और फेस आईडी, राइट, इंस्टेड ऑफ यूपीआई पिन। अब यहाँ पे यूपीआई पिन डालने की जरूरत नहीं है, फेस आईडी या आपके फिंगरप्रिंट से ही ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, ये आपका चलना शुरू चलेगा, एनहांसिंग सिक्योरिटी एंड कन्वीनियंस, राइट। नेक्स्ट है कार्डलेस एटीएम विड्रॉल्स। यहाँ पे जो है कैश विड्रॉल जो है अलाउ किया गया है विदाउट फिजिकल कार्ड एंड यहाँ पे इसको इजीली आप जो है क्यूआर कोड स्कैन करके यहाँ पे आसानी से पैसे जो है निकाल सकते हैं, ठीक है, वाया पेटीएम ऐप, राइट। इसके लिए अगर हम बात करें एनपीसीआई की लिमिट क्या है, 5000 लिमिट यहाँ पे रखी गई है फॉर बायोमेट्रिक यूपीआई ट्रांजेक्शन, वाइल कार्डलेस एटीएम विड्रॉल जो है इसके लिए जनरली आपकी जो लिमिट है वो तय की गई है 10,000 पर ट्रांजेक्शन की, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज क्या है, सेबी ने अभी रिसेंटली 3 आईटी प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किए हैं टू ट्रांसफॉर्म रेगुलेटरी लैंडस्केप। इसमें पहला आता है आपका सबकॉम्स, सिंगल यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म फॉर कम्युनिकेशन। तो ये आपका एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम रहेगा जो रिप्लेस करेगा ट्रेडिशनल ईमेल बेस्ड इंटरेक्शन जो आपकी जो है सेबी के साथ होती थी, ठीक है, उसको ये रिप्लेस करेगा। फीचर्स की अगर हम बात करें तो सिंगल प्लेटफॉर्म रहेगा फॉर ऑल कम्युनिकेशन विद द सेबी,
ये क्रिएट करेगा इंस्टीट्यूशनल मेमोरी, बेसिकली रिकॉर्ड यहाँ पे होगी सारी चीजें। ये मेंटेन करेगा ऑडिट ट्रायल्स को, ठीक है। एंड इट विल ऑल्सो एलिमिनेट फ्रेगमेंटेड ईमेल एंड ब्रोकन रिप्लाई चेन्स, राइट। देन यहाँ पे क्या बोला है, हम ये आपका अवेलेबल होगा वाया सेबी ई सर्विसेज पोर्टल and it will be used by registered intermediaries and external entities, right? Next जो प्लेटफॉर्म यहाँ पे लॉन्च किया गया है, it is एडजुडिकेशन पोर्टल, ठीक है। तो ये जो पोर्टल है ये बेसिकली प्रोवाइड करेगा ट्रांसपेरेंट एंड पेपरलेस प्लेटफॉर्म। ये रहेगा फॉर द क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग, enhancing efficiency, and it will also speed in the adjudication matters, right? It will feature access and download the show cause notices, ठीक है। आप यहाँ पे से डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा ये यहाँ पे आप सबमिट कर पाएंगे रिप्लाईज, पोस्ट हियरिंग डॉक्यूमेंट्स एंड रिक्वेस्ट को, ठीक है। इट विल ऑल्सो features the you can also participate in online hearings via this portal, right? A dedicated module, right? And it will जो ये आपका पोर्टल है, it will also linked with SEBI's internal case management system to streamline workflow across the department, right? Third आपका जो प्लेटफॉर्म है, it is your CyberSec audit compliance. It is basically a artificial intelligence based platform फॉर ऑटोमेटेड एनालिसिस ऑफ साइबर ऑडिट रिपोर्ट्स, ठीक है। इसमें आपका यहाँ पे फीचर्स क्या है, ये आइडेंटिफाई करेगा कंप्लायंस गैप, रिस्क एरियाज एंड एक्शनेबल इनसाइट। ये एनहांस करेगा एफिशिएंसी एंड इट विल ऑल्सो रिड्यूस द मैनुअल एफर्ट्स एंड इट विल ऑल्सो सपोर्ट योर डेटा ड्रिवन सुपरविजन एंड इट विल ऑल्सो स्ट्रेंथन द सेबी साइबर सिक्योरिटी ओवरसाइट, राइट। नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली आरबीआई ने लॉन्च किया है उत्कर्ष 2029 मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी अप्रैल 2026 से मार्च 2029 के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे उत्कर्ष 2029 की अगर हम बात करें तो इसका मेन एम क्या है, टू मेक आरबीआई वर्ल्ड क्लास फ्यूचर रेडी सेंट्रल बैंक यूजिंग द टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड स्ट्रॉन्गर रेगुलेशन। बेसिकली आरबीआई को हमें जो है वर्ल्ड क्लास फ्यूचर रेडी बनाना है, ठीक है। फ्यूचर रेडी सेंट्रल बैंक बनाना है। इसमें हम एडवांस टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। नाउ इसके बारे में और क्या बताया गया है, यहाँ पे 6 पिलर इसके बताए गए हैं। कोर स्ट्रक्चर 6 पिलर इसके रहेंगे, रॉबस्ट रेगुलेशन, कस्टमर सेंट्रिक एंड इंक्लूसिव फाइनेंस, कॉम्पिटिटिव मार्केट, इफेक्टिव टेक्नोलॉजी, फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्लोबल इंटीग्रेशन। तो ये टोटल मिला के इसके अंदर आपका रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है और क्या इनिशिएटिव इसके हैं, तो पहला आपका है प्रोजेक्ट समुद्रा। ये मॉडर्नाइज करेगा करेंसी मैनेजमेंट सिस्टम को, ठीक है। इट विल इंप्रूव हैंडलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ अ फिजिकल मनी, राइट। दूसरा आपका है जो हमारा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, ठीक है, इसको और एक्सपैंड करने की यहाँ पे बात की गई है। इट विल फोकस ऑन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस। ये एक्सपैंड करेगा आपका यूएलआई को, यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस को, जिससे फ्रिक्शन यहाँ पे बेसिकली आपको इट विल इनेबल फ्रिक्शनलेस क्रेडिट, ठीक है। ये लेंडर्स को और डेटा प्रोवाइडर्स को यहाँ पे कनेक्ट करेगा बेसिकली, ठीक है। और इससे हमें जो है फास्ट जो लोन की प्रक्रिया है वो और फास्ट यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। देन नेक्स्ट है इंडिजीनियस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड योर लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो हमें यहाँ पे क्या बोला गया है, बेसिकली डेवलप हम यहाँ पे करेंगे इंडिया बिल्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल स्पेशली आरबीआई के लिए, and we will use it for the internal operation, data analysis के लिए और supervision के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है AI फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंस। तो आरबीआई यहाँ पे बेसिकली इशू करेगा गाइडलाइंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज इन फाइनेंशियल सेक्टर, जिसमें क्रेडिट अंडरराइटिंग, फ्रॉड डिटेक्शन, कस्टमर सर्विसेज ये आपके कवर्ड होंगे, राइट। नेक्स्ट है सैंडबॉक्सेस एंड टोकनाइजेशन। तो यहाँ पे एक्सपैंड करने की बात की गई है डिजिटल सैंडबॉक्स एंड AI सैंडबॉक्सेस को, ठीक है, जिसका मेन पर्पस है टेस्ट करना इनोवेशन सेफली बिफोर फुल लॉन्च, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनलाइजेशन यूज ऑफ रूपी, प्रमोट करना ग्लोबल यूज ऑफ इंडियन रूपी फॉर ट्रेड, राइट। इसके अलावा ग्लोबल एक्सपेंशन करना यूपीआई का, देन सुपरवाइजरी अपग्रेड करना, ठीक है, इंप्रूव करना दक्ष मॉनिटरिंग सिस्टम को, रियल टाइम सुपरविजन एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, ये सब इसमें आएगा आपका। इसके अलावा ग्रीन फाइनेंस जो है इसके लिए फ्रेमवर्क यहाँ पे लाया जाएगा विच कवर्स क्लाइमेट रिस्क, सस्टेनेबल फाइनेंस, ग्रीन डिस्क्लोजर्स which is aligned with the finance
इट अलाइंस फाइनेंस विद द क्लाइमेट गोल, राइट। नेक्स्ट है फुल डिजिटाइजेशन करना आरबीआई का, इट एलिमिनेट पेपर बेस्ड प्रोसेसेस and it will also eliminate the email based workflows, right? Next is, according to the Government of India's latest data for financial year 2026, which country emerged as India's largest trading partner? मतलब financial year 2026 में कौन सी country जो है इंडिया की largest trading partner रही है, with bilateral trade reaching 151.1 billion US dollar, whereas इंडिया का जो trade deficit है with it widened to 112.16 बिलियन US डॉलर। सो सबसे ज्यादा जो हमारा ट्रेड हुआ है वो कौन सी कंट्री के साथ हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2026 में? सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज चाइना के साथ। चाइना ने जो है अभी सक्सीड किया है यूएसए को। सबसे ज्यादा ट्रेड जो हमारा पहले देखा गया था पहले 4 सालों में, पिछले मतलब फाइनेंशियल 2026 को छोड़ के आगे के जो हमारे पीछे के जो हमारे साल थे उसमें लगातार 4 सालों से यूएसए जो है टॉप पे बना हुआ था, बट इस साल फाइनेंशियल ईयर 2026 में चाइना ने इसे रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। नाउ इंडिया का जो एक्सपोर्ट है टू दी चाइना, ये आपका बढ़ा है 36.66% टू 19.47 बिलियन यूएस डॉलर फाइनेंशियल ईयर 2026 में, वेयर एज इंपोर्ट जो है ये इंक्रीज हुआ है 16% टू 131.63 बिलियन यूएस डॉलर। वेयरएस मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स की अगर हम बात करें, नेगेटिव एक्सपोर्ट ग्रोथ जो हमने देखी है फाइनेंशियल ईयर 2026 में, ये देखी गई है नीदरलैंड, यूके, सिंगापुर, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, साउथ अफ्रीका एंड मलेशिया से। वहीं पे पॉजिटिव ग्रोथ हमें देखने को मिली है, इंपोर्ट बेसिकली देखने को मिला है यूएई, सऊदी अरेबिया, आपका हांगकांग, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन रीजन ऑफ चाइना, स्विट्जरलैंड, आपका सिंगापुर, जापान, साउथ कोरिया, जर्मनी, थाईलैंड एंड मलेशिया से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिनटेक प्लेटफॉर्म पार्टनर्ड विद ओपनएआई टू एम्बेड इट्स पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इनटू कोडेक्स एंड चैटजीपीटी, इनेबलिंग इंस्टेंट पेमेंट इंटीग्रेशन इनटू एआई बिल्ड एप्लीकेशन। सो इनमें से कौन सा फिनटेक प्लेटफॉर्म है जिसने रिसेंटली ओपनएआई के साथ अभी जो है टाई अप किया है एम्बेड करने के लिए इनकी पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इनटू दी कोडेक्स एंड चैटजीपीटी, ठीक है। सो आंसर हियर इज इट इज योर रेजरपे। रेजरपे ने यहाँ पे ओपनएआई के साथ पार्टनरशिप की है टू लेट डेवलपर्स एम्बेड पेमेंट्स डायरेक्टली इनटू दी एप्लीकेशंस, राइट। Next is, the Reserve Bank of India granted in principle approval to which company to commence the primary dealer business? So RBI ने in principle approval यहाँ पे दिया है श्रीराम फाइनेंस की जो होली ओन्ड सब्सिडी है श्रीराम ओवरसीज इन्वेस्टमेंट लिमिटेड को, ठीक है। किस चीज के लिए? प्राइमरी डीलर बिजनेस कमेंस करने के लिए, ठीक है। Next is the Life Insurance Corporation of India, that is LIC, has launched 2 mobile application. एक तो है My LIC एंड दूसरी है सुपर सेल्स साथी। तो दो ऐप यहाँ पे दो एप्लीकेशन जो है यहाँ पे LIC द्वारा लॉन्च की गई हैं टू एनहांस डिजिटल सर्विसेज, इंप्रूव करने के लिए कस्टमर एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथन करने के लिए सपोर्ट फॉर इंश्योरेंस एजेंट। एंड नाउ मेन क्वेश्चन हियर इज द My LIC apps primarily designed for। सो दो ऐप लॉन्च की गई हैं, एक आपकी पॉलिसी होल्डर्स के लिए लॉन्च की गई है और दूसरी जो है आपके एजेंट और इंटरमीडियरीज के लिए लॉन्च की गई है। तो My LIC आपकी पॉलिसी होल्डर्स के लिए लॉन्च की गई है, इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। सो पहली बात, ये जो एप्लीकेशन है इनको लॉन्च किया गया है एम नागार्जु, जो सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के, इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। बात करते हैं ऐप की। सो पहली ऐप है My LIC ऐप, पॉलिसी होल्डर्स के लिए डिजाइन की गई है एंड इट अलाउज देम टू मैनेज देयर इंश्योरेंस पॉलिसीज ऑन अ सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है। इस ऐप के थ्रू यूजर जो हैं वो प्रीमियम्स पे कर सकते हैं, दे कैन ट्रैक पॉलिसी बेनिफिट रियल टाइम बेसिस पे, ठीक है। अपडेटेड पॉलिसीज इनको मिल जाएंगी ऑनलाइन, दे कैन ऑल्सो ऑब्टेन पेपरलेस पॉलिसी लोन्स एंड ये eKYC डिजिटली अब यहाँ पे जो है कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी ऐप है सुपर सेल्स साथी ऐप, ये LIC एजेंट्स और इंटरमीडियरीज के लिए बनाई गई है, सपोर्ट करने के लिए सेल्स, मार्केटिंग एंड कस्टमर सर्विस एक्टिविटीज को, राइट। नाउ यहाँ पे जो दोनों एप्लीकेशन है दे आर बिल्ड ऑन LIC's डाइव डिजिटल इनोवेशन एंड वैल्यू एनहांसमेंट प्लेटफॉर्म, प्रोवाइड करने के लिए सिक्योर एंड इंटीग्रेटेड डिजिटल इंश्योरेंस इकोसिस्टम को, ओके। नेक्स्ट न्यूज आती है आपकी, रिसेंटली RBI ने एक अमेंडमेंट गाइडलाइंस जो है इशू की हैं जिसका नाम है RBI NBFC ब्रांच ऑथराइजेशन अमेंड डायरेक्शन 2026, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चेंजेस मतलब NBFC की जो ब्रांचेस हैं उनको लेके यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं, जैसे
एप्लीकेबिलिटी पहली बार पढ़ते हैं, किन किन पे एप्लीकेबल ये सारी अमेंडमेंट्स गाइडलाइंस होंगी, अमेंडेड गाइडलाइंस होंगी, जिसमें एनबीएफसी कैटेगरीज में डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज आते हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनीज, एनबीएफसी एमएफआईज, एनबीएफसी आईएफसीज एक्सेट्रा, इन पे ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है, इफेक्टिव आपके इमीडिएट फोर्स में, मतलब इमीडिएटली ये इफेक्ट में आ चुकी हैं। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, जो भी एप्लीकेशन होगी दे मस्ट बी सबमिटेड, इनको सबमिट करना होगा थ्रू दी प्रवाह पोर्टल, प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। ठीक है, इसके थ्रू यहाँ पे सारी एप्लीकेशन सबमिट होंगी। अब यहाँ पे कंडीशंस रखी गई हैं, ब्रांच एक्सपेंशन कंडीशंस डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज के लिए। पहली कंडीशन क्या है, जहां पे नेट ओन फंड जो है ये लेस देन इक्वल टू 50 करोड़ होगा और लोअर क्रेडिट रेटिंग होगी, इन दैट केस जो ब्रांचेस हैं वो सिर्फ होम स्टेट में ही ओपन की जा सकेंगी। दूसरी कंडीशन बोलती है जहां पे नेट ओन फंड जो है वो ग्रेटर देन 50 करोड़ और रेटिंग जो है AA और अबव होगी, इन दैट केस जो ब्रांचेस एंड एजेंट्स हैं दे आर अलाउड एनीवेयर इन द इंडिया। ठीक है, थर्ड कंडीशन सेज कि जो आपका नेट ओन फंड है इट इज ग्रेटर देन 50 करोड़ बट रेटिंग इसकी बिलो AA है, इन दैट केस ब्रांचेस जो हैं दे विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द होम स्टेट ओनली। ओके, वहीं पे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की बात करें, एंटिटी स्पेसिफिक नॉर्म्स यहाँ पे क्या है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो है इनको इन्फॉर्म करना होगा नेशनल हाउसिंग बैंक्स को। ठीक है, नेशनल हाउसिंग बैंक को बिफोर ओपनिंग ब्रांचेस इन इंडिया, और अब्रॉड ब्रांचेस तो अलाउड ही नहीं है इनको। ठीक है, तीसरा पॉइंट कह रहा है एनबीएफसीज जो आपकी इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनीज होंगी, ठीक है, एनबीएफसी इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनीज गोल्ड लेंडिंग वाली, इनको आरबीआई का अप्रूवल लेना होगा इफ ओपनिंग मोर देन 1000 ब्रांचेस एंड मस्ट इंश्योर सिक्योर स्टोरेज फॉर प्लेस्ड गोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या बोलता है, ऑपरेशनल गाइडलाइंस यहाँ पे क्या बताई गई है, एक्सपेंशन अप्रूवल, एनबीएफसीज जो है इनको नोटिफाई करना होगा आरबीआई को, इफ नो ऑब्जेक्शन इन 30 days देन ये प्रोसीड कर सकते हैं। सेकेंड सेज आपका जो ब्रांच क्लोजर है इसमें आपको 3 months का पब्लिक नोटिस जो है वो आपको रिलीज करना होगा इन न्यूज़पेपर प्लस इंटीमेशन टू द आरबीआई एंड योर नेशनल हाउसिंग बैंक, राइट। इसके अलावा प्रायर अप्रूवल देना होगा आरबीआई को। ठीक है, अगर अब्रॉड ऑफिसेस आपको यहाँ पे करने हैं तो अप्रूवल आरबीआई को यहाँ पे देना होगा, लिमिटेड टू दी लाइसेंस और रिसर्च ओनली, नो फंड आउटफ्लोज। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। सो इस पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एनबीएफसी आईसीसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनीज engaged in lending against gold collateral must obtain prior approval if they plan to open more than। सो यहाँ पे कितनी ब्रांचेस अगर आपकी जो है कितनी ब्रांचेस से ज्यादा अगर होती है, इन दैट केस प्रायर अप्रूवल देना होगा आरबीआई को। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 1000 ब्रांचेस अगर होती हैं, ठीक है, if they plan to open more than 1000 branches, in that case they have to take prior approval from the RBI। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एशियन डेवलपमेंट बैंक recently released its latest Asian Development Outlook April 2026। The Middle East conflict challenges resilience in Asia and Pacific। According to this report, India's GDP growth forecast for financial year 2027 was raised by 40 basis point to। सो बेसिकली अभी यहाँ पे जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इन्होंने जो कॉन्फ्लिक्ट आपके चल रहे हैं मिडिल ईस्ट में उसको देखते हुए यहाँ पे एक रिपोर्ट जारी की थी, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक अप्रैल 2026 की, और जिसमें इन्होंने रिवाइज किया था इंडिया की जीडीपी ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए। ठीक है, ये कितनी कर दी गई है, 6.9% कर दी गई है, एंड प्रीवियस जो आपकी एस्टिमेशन दी गई थी वो 6.5% की दी गई थी। ठीक है, सो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे इस रिपोर्ट में फाइनेंशियल 2028 के लिए 7.3% की प्रोजेक्शन इन्होंने बताई थी। इन्फ्लेशन जो है ये आपका 4.5% देखने को हमें मिलेगा फाइनेंशियल 2027 में। इसके अलावा 28 में लगभग 4% हमें इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा रीजन वाइज इन्होंने जो है ग्रोथ जो है वो बताई है एशिया एंड पैसिफिक रीजन की, इट विल रीच टू 5.1% बोथ इन कैलेंडर ईयर 2026 एंड 2027। ठीक है, ये सारी चीजें इन्होंने बताई थी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ ने रिलीज किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2026 का, टाइटल ग्लोबल इकोनॉमी इन शैडो ऑफ वॉर्स। एज पर दिस रिपोर्ट, इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2027 हैज बीन मार्जिनली अपग्रेडेड टू 10 basis point 2। सो आईएमएफ ने इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है ये 10 basis point अपग्रेड की है।
ठीक है, बढ़ाई है एंड इट रीच टू 6.5%। ठीक है, आईएमएफ ने प्रोजेक्ट की है फाइनेंशियल 2027 की जीडीपी प्रोजेक्शन इंडिया की 6.5% पे। ठीक है, इसके अलावा फाइनेंशियल 2028 की प्रिडिक्शन की गई है 6.5% पे सेम। इन्फ्लेशन जो है वो इंडिया का 4.7% बताया गया है, फाइनेंशियल 2027 के लिए 28 के लिए 4% बताया गया है। वहीं पे ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो कैलेंडर ईयर 2026 के लिए 3.1% ये बताई गई है एंड 3.2% बताई गई है आपकी कैलेंडर ईयर 2027 के लिए। ठीक है, ग्लोबल इन्फ्लेशन 4.4% पे रहेगी 2026 के लिए, कैलेंडर ईयर 2026 के लिए, और 27 के लिए 3.7% बताई गई है। फाइन, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। इसके करंट एमडी है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा और इसके मेंबर्स हैं 191। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी यूएसए में और इसे स्टैब्लिश किया गया था 1944 में। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, वीजा इन पार्टनरशिप विद विच बैंक लॉन्च द लिमिटेड एडिशन फीफा वर्ल्ड कप 2026 पिक्सल क्रेडिट कार्ड। सो सबसे पहले तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ फीफा वर्ल्ड कप जो है 2026 का वो कब से कब तक होना है और कहाँ कहाँ होना है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वीजा ने रिसेंटली पार्टनरशिप की है आपकी एक बैंक के साथ लॉन्च करने के लिए लिमिटेड एडिशन फीफा वर्ल्ड कप 2026 पिक्सल क्रेडिट कार्ड। ठीक है, सो यहाँ पे कौन से बैंक का पार्टनरशिप हुआ है, तो बेसिकली एचडीएफसी बैंक का यहाँ पे पार्टनरशिप हुआ है वीजा के साथ। ठीक है, और यहाँ पे आप जो है कार्ड देख सकते हो। ठीक है, जो क्रेडिट कार्ड यहाँ पे लॉन्च किया गया है। इसके अलावा 2026 का फीफा वर्ल्ड कप जो है ये आपका जून में, मतलब 11 जून से 19 जुलाई तक ये आपका रहेगा। ठीक है, और 16 सिटीज में आपका होगा एंड यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको और कनाडा में आपका होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका न्यूज है, रिसेंटली एक रिपोर्ट जारी की गई है, इंडिया डिजिटल पेमेंट रिपोर्ट ईयर 2025 इन रिव्यू। ठीक है, इसको रिलीज किया है वर्ल्ड लाइन एसए ने एंड इस रिपोर्ट की बात करें तो इसमें बताया गया है इंडिया का जो यूपीआई है इसने प्रोसेस किए हैं 228.5 बिलियन ट्रांजेक्शन 2025 में, विच शोज ईयर ऑन ईयर इंक्रीज ऑफ 33%। ठीक है, वैल्यू बात करें इस ट्रांजेक्शन की तो 299.74 ट्रिलियन की यहाँ पे जो है ट्रांजेक्शन की गई है। ठीक है, नाउ यहाँ पे की फाइंडिंग्स क्या है, जो पर्सन टू पर्सन मर्चेंट ट्रांजेक्शन है वो इंडिया में यहाँ पे बढ़ी है 34%। एंड इसकी अगर हम बात ठीक है, ये कितना पहुंच गई है 143.82 बिलियन की ये पहुंच गई है। मर्चेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन की बात करें तो यूपीआई क्यूआर कोड जो है ये भी बढ़ गए हैं 731.38 बिलियन ये देखने को मिले हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल जो है ये भी बढ़े हैं 11.48 मिलियन। ठीक है, देन यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला है एवरेज टिकट साइज में, जैसे ओवरऑल यूपीआई एटीएस जो है ये आपका कम हुआ है 9% ये देखने को मिला है हमें। ठीक है, एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। ठीक है, ये अभी आपका पहुंच गया है 1314 पे। इसके अलावा यहाँ पे मर्चेंट पेमेंट एटीएस की बात करें तो ये भी कम हुआ है एंड इट डिक्लाइन टू 500 रुपीज 592। ठीक है, शोइंग डिजिटाइजेशन ऑफ अ स्मॉल टिकट परचेज। इसके अलावा कार्ड इन सर्कुलेशन की बात करें तो टोटल ओवर 1.62 बिलियन कार्ड जो है वो सर्कुलेशन में है, जिसमें क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन जो है ये आपकी 27% बढ़ी है टू 5.69 बिलियन एंड इसकी वैल्यू कितनी है 23.65 ट्रिलियन की। वहीं पे डेबिट कार्ड की बात करें तो ये कम हुआ है आपका, डिक्लाइन 23%, रिफ्लेक्टिंग शिफ्ट फ्रॉम स्मॉल वैल्यू ट्रांजेक्शन टू द यूपीआई। तो यूपीआई से ज्यादा लोग पेमेंट कर रहे हैं एज कम्पेयर टू डेबिट कार्ड। ठीक है, नेक्स्ट है रिकरिंग पेमेंट ग्रोथ। सो भारत बिल पेमेंट सिस्टम की बात करें तो इसने प्रोसेस किया है 14.8 ट्रिलियन का, ठीक है, 8 ट्रिलियन रुपीस का प्रोसेस यहाँ पे किया है Q1 ऑफ 2025 में एंड टोटल 3.05 बिलियन ट्रांजेक्शन यहाँ पे देखने को मिली है 2025 में। ठीक है, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं वर्ल्ड लाइन की। इसके करंट सीईओ हैं पेरी एंटोनी वैकोरियन। हेडक्वार्टर्स का ला डिफेंस फ्रांस में लोकेटेड है एंड इसे 1972 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड लाइन एसए इंडियाज डिजिटल पेमेंट रिपोर्ट ईयर 2025 इन रिव्यू, इंडिया का यूपीआई प्रोसेस हाउ मेनी ट्रांजेक्शन, इंडिया के यूपीआई ने कितने जो ट्रांजेक्शन है वो प्रोसेस की हैं, तो ये था आपका अराउंड 228.5 बिलियन यूएस डॉलर का। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन साइन अ एमओयू विद विच रेगुलेटरी बॉडी टू इंटीग्रेट टेलीकॉम इंटेलिजेंस
with financial surveillance for preventing financial crimes and curbing misuse of telecom infrastructure in securities fraud. So recently Department of Telecommunication, जो Ministry of Communication के अंदर आता है, इन्होंने एक MOU साइन किया है सेबी के साथ, ठीक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया है इंटीग्रेट करने के लिए टेलीकॉम इंटेलिजेंस को विद फाइनेंशियल सर्विलियंस, ठीक है, किस चीज के लिए, प्रिवेंट करने के लिए फाइनेंशियल क्राइम्स को एंड टू कर्बिंग द मिसयूज ऑफ टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर इन सिक्योरिटीज फ्रॉड, राइट। नाउ सिग्नेटरीज की बात करिए, संजीव कुमार शर्मा जो डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल हैं आपके एआई एंड डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट के, उनके द्वारा ये अग्रीमेंट साइन किया गया था एंड सेबी की तरफ से संदीप प्रधान जो है होल टाइम मेंबर जो सेबी के हैं उनके द्वारा ये अग्रीमेंट साइन हुआ था। अब बात करें यहाँ पे बेसिकली जो एमओयू साइन हुआ है, अग्रीमेंट साइन हुआ है, इसके तहत क्या चीजें यहाँ पे होंगी, जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है ये फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर एंड मोबाइल नंबर रिवोकेशन लिस्ट जो है वो शेयर करेगा सेबी के साथ and help SEBI identifying suspicious mobile numbers और ensure करेगा SEBI regulated entities to link investor accounts only with the active mobile numbers, ठीक है। नेक्स्ट इज SEBI यहाँ पे क्या कर रहा है, SEBI प्रोवाइड करेगा इनपुट टेलीकॉम रिसोर्सेज को टू लिंक विद साइबर फ्रॉड, impersonation and money mule activities, and it will also enable swift action by telecom authorities against the fraudulent telecom usage, right। नेक्स्ट न्यूज है, रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया है एक इनिशिएटिव जिसका नाम है वाटर फॉरवर्ड, ठीक है। इट्स अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म टू इंप्रूव वाटर सिक्योरिटी फॉर 1 बिलियन पीपल बाय 2030। तो ये इसका एम है कि वाटर सिक्योरिटी बेसिकली इंप्रूव करना, वाटर सिक्योरिटी 1 बिलियन पीपल की 2030 तक, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव है एक्सपैंड करना रिलायबल ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज को, स्ट्रेंथन करना रेसिलेंस अगेंस्ट ड्रॉट एंड फ्लड्स, प्रमोट करना इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब क्रिएशन एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, राइट। टारगेट्स की बात करें तो यहाँ पे जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है ये वाटर सिक्योरिटी बेसिकली कंट्रीब्यूट करेगा वाटर सिक्योरिटी फॉर 400 मिलियन पीपल बाय 2030 एंड जो उसके पार्टनर्स हैं, जैसे यहाँ पे पार्टनर्स हैं एडीबी है, आपका एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है एनडीबी है, ठीक है, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ओपेक फंड फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। तो ये सारे जो पार्टनर्स हैं इनका कमिटमेंट है ये कवर करेंगे 600 मिलियन पीपल को बाय 2030, ओके। इसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन जो है, इम्प्लीमेंटेशन फोकस की अगर हम बात करें तो रीजन वाइज बात करें तो 14 वाटर स्ट्रेस्ड कंट्रीज जो है उनको टारगेट किया जाएगा अफ्रीका, मिडिल ईस्ट एंड साउथ एशिया में। एंड अर्बन एरियाज की बात करें तो अर्बन वाटर सिस्टम इरिगेशन एंड वेस्ट वाटर यूज इन पे जो है आपका काम करेंगे, ठीक है। प्रायोरिटीज क्या रहेगी, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, एग्रीकल्चर इरिगेशन, फ्लड प्रोटेक्शन, डेटा ड्रिवन वाटर मैनेजमेंट में, ठीक है। इसके अलावा चैलेंज की बात करें तो ग्लोबल फ्रेश वाटर डिमांड जो है ये हमें मतलब चैलेंज फेस करना पड़ेगा यहाँ पे कि जो आपकी फ्रेश वाटर डिमांड है वो और बढ़ जाएगी, ठीक है। इट में एक्सीड सप्लाई बाय अप टू 40%, राइट। यूथ फैक्टर क्या बोला है, ओवर 1.2 बिलियन यूथ एंटरिंग द वर्कफोर्स, यहाँ पे वाटर सिक्योरिटी जो है क्रिटिकल, इट विल बी क्रिटिकल फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, राइट। Now question here is under the water forward initiative of a World Bank group, itself target water security for to 2030 तक World Bank group का टारगेट है 400 मिलियन पीपल का, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपकी न्यूज है, सेबी ने रिलैक्स किया है की नॉर्म्स फॉर सोशल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। रिसेंटली सेबी हैज रिलैक्स द की नॉर्म्स फॉर द सोशल स्टॉक एक्सचेंज, जिनमें उन्होंने जो है रजिस्ट्रेशन पीरियड की जो वैलिडिटी है वो यहाँ पे इंक्रीज की है, ठीक है। जैसे पहले जो वैलिडिटी थी 2 साल की थी एंड नाउ ये एक्सटेंड करके 3 साल कर दी गई है। एंड यहाँ पे बेनिफिशियरीज कौन रहेंगे, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ जो आपके होंगे, ठीक है। इम्प्लीकेशन की बात करें जो एनपीओज हैं दे कैन रिमेन रजिस्टर्ड ऑन योर सोशल स्टॉक एक्सचेंज विदाउट रेजिंग फंड फॉर 3 years, ठीक है। रीजन क्या है, एड्रेस करना डिले इन स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी अप्रूवल्स दैट स्लो डाउन दी फंड रेजिंग, राइट। इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला है, जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिक्वायरमेंट है फॉर जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल, ठीक है, जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट, इसमें भी आपका क्या बोला है, पहले रिक्वायरमेंट 75% थी, नाउ इसको कम करके 50% कर दिया गया है फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो जो प्रोजेक्ट है द प्रोजेक्ट विल क्लियरली आइडेंटिफाइबल पर यूनिट कॉस्ट एंड आउटकम्स। कंप्लायंस क्या है, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नॉट मेट, इन दैट केस
इन दैट केस फंड जो है वो रिफंड करना होगा इन्वेस्टर्स को। एंड सोशल स्टॉक एक्सचेंज मस्ट कंडक्ट ड्यू diligence बिफोर ग्रांटिंग इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर पार्शियल फंड रेजिंग, राइट। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, जो एनपीओज हैं दे विल नीड टू डिस्क्लोज, इन्हें डिस्क्लोज करना होगा हाउ दे प्लान टू रेज द रिमेनिंग कैपिटल इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, एंड आउटलाइन करना होगा पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन प्रोजेक्ट्स आउटकम इफ द गैप इज नॉट ब्रिज्ड, राइट। इसके अलावा स्टैंडर्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिक्वायरमेंट जो है ये आपकी 75% यहाँ पे रहेंगी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेबी हैज एक्सटेंडेड द रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज एनपीओज ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंज फ्रॉम, पहले 2 साल थी, अब इसको बढ़ा के 3 साल कर दिया गया है, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 2 साल से 3 साल, ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, JSW Steel Limited board recently approved the joint venture with which foreign steel group to set up 6 million tons per annum integrated steel plant in the Odisha. So JSW Steel ने बेसिकली जो JSW Steel का आपका बोर्ड है, इन्होंने अप्रूव किया है जॉइंट वेंचर विद दी जो आपकी साउथ कोरिया की ग्रुप है पॉस्को ग्रुप जो है, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे जॉइंट वेंचर के लिए अप्रूवल मिला है, अप्रूवल दिया गया है। एंड द प्रोजेक्ट विल बी एस्टैब्लिशिंग थ्रू द सैफ्रॉन रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो आपकी सब्सिडी है JSW स्टील की, बिकमिंग 50-50 जॉइंट वेंचर एंटिटी with a POSCO subscribing to shares for approximately 508.8 crore. Okay. Next question है, the State Bank of India released its latest SBI research report projecting India's GDP growth for financial year 2027 at. So State Bank of India ने इनकी SBI research report जो है जारी की थी, और इस रिपोर्ट में प्रोजेक्ट किया गया है इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रहेगी फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए, ये रहेगी आपके 6.8 से 7.1 के बीच में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने जो जीडीपी ग्रोथ है आपकी फाइनेंशियल 2026 की, ये प्रोजेक्ट की है 7.6%। इंडिया की जो इन्फ्लेशन है ये रहेगी एवरेज 4.5% की, एंड फिस्कल डेफिसिट जो है ये इन्होंने बताया है 4.5 से 4.6 के बीच में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, इसने रिलीज किया है लेटेस्ट रिपोर्ट टाइटल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया and the Pacific 2026 socio-economic prosperity amid the transition to environmentally sustainable economy. This is the report name, and question here is, the main question is, according to this report, India's economy is projected to grow at. So यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है, और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की जो इकोनॉमी है इट इज प्रोजेक्टेड कि ये 6.4% आपकी रहेगी कैलेंडर ईयर 2026 में, एंड 6.6% ही आपकी प्रोजेक्ट की गई है कैलेंडर ईयर 2027 के लिए, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा यहाँ पे इस रिपोर्ट में बताया गया है इंडिया की जो इन्फ्लेशन है वो 4.4% प्रोजेक्ट की गई है कैलेंडर ईयर 2026 में, एंड 4.3% फॉर कैलेंडर ईयर 2027। एंड ग्रोथ बताई गई है साउथ एंड साउथ वेस्ट एशिया रीजन की 5.4% कैलेंडर ईयर 2025 की। एंड एक और चीज जो इसमें ऐड किया गया है, एज पर दी एस्केप्स लेटेस्ट सर्वे, जो टॉप कंट्रीज हैं इन द ग्रीनफील्ड एफडीआई कौन कौन सी हैं, इंडिया इसमें आपकी है विद $50 बिलियन, ऑस्ट्रेलिया आपकी आती है सेकेंड नंबर पे विद $30 बिलियन, रिपब्लिक ऑफ कोरिया या साउथ कोरिया विद $25 बिलियन एंड कजाकिस्तान विद $21 बिलियन, ठीक है। ये आपकी टॉप कंट्रीज नहीं है ग्रीनफील्ड एफडीआई में। इसके अलावा इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है, मेंशन किया गया था अबाउट द एस्टिमेट्स बाय द इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, ठीक है, एरिना द्वारा यहाँ पे सजेस्ट किया गया है दैट कि नियरली 16.6 मिलियन जॉब्स जो हैं ये आपकी देखने को हमें मिलेंगी क्लीन एनर्जी सेक्टर में ग्लोबली, ठीक है। इसमें चाइना की बात करें तो चाइना ने जनरेट किया है 7.3 मिलियन ग्रीन जॉब्स, वेयरएज अगर आप बात करें इंडिया की तो इंडिया ने 1.3 मिलियन जॉब्स जो हैं वो जनरेट की हैं आपके क्लीन एनर्जी सेक्टर में, ठीक है। रेस्ट एशिया की बात करें तो एशिया ने जनरेट किए हैं 2.5 मिलियन जॉब्स, ठीक है। नाउ यहाँ पे बात करें यूनाइटेड नेशन एस्केप की, तो इसके एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं आर्मिडा सेल्सिया एलिस जाबना फ्रॉम इंडोनेशिया, एंड इसका हेडक्वार्टर आपका बैंकॉक थाईलैंड में लोकेटेड है, और इसे 1947 में आपका एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है।
Now next आपको क्वेश्चन है, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज सेट अ टारगेट टू एक्सपैंड इट्स बैलेंस शीट टू अबाउट व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज जीडीपी बाय 2030 अप फ्रॉम एग्जिस्टिंग 20%। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे टारगेट सेट किया है कि एग्जिस्टिंग जो 20% इनका आपका जो है परसेंटेज है, ठीक है, बैलेंस शीट का 20% ऑफ द जीडीपी, नाउ इन्होंने टारगेट किया है बाय 2030 ये इसे इंक्रीज करके 25% तक लाएंगे, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा और कुछ और क्या क्या यहाँ पे जो है पॉइंट्स बताए गए हैं, जैसे अगर हम बात करें एज ऑफ 31 दिसंबर 2025 जो बैंक की बैलेंस शीट है ये आपकी थी ₹71.62 लाख करोड़ की। इसके अलावा एसबीआई ने यहाँ पे एम किया है कि ये इंक्रीज करेंगे इसका मार्केट शेयर बाय 1% इन ईच ऑफ द 800 डिस्ट्रिक्ट्स इन द कंट्री। फाइनेंशियल ईयर 2027 तक का ये टारगेट रखा गया है। इसके अलावा एसबीआई ने यहाँ पे अपना टारगेट सेट किया है, एम सेट किया है टू फीचर अमंग दी वर्ल्ड्स टॉप 10 बैंक्स इन दी मार्केट कैपिटलाइजेशन बाय 2030, ठीक है, ये इनका एम है। इसके अलावा ये फॉलो करेंगे ABCD थीम विच स्टैंड्स फॉर ऑल ब्रांचेस कंट्रीब्यूट टू डिपॉजिट, ठीक है, and they will activate at least 25% of unclaimed deposit of 19,500 करोड़, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, जो एसबीआई है ये फॉलो करेगा बैलेंस्ड लेंडिंग अप्रोच, इंटीग्रेट करेगा एक्सपेंशन इन द कॉर्पोरेट सेगमेंट अलॉन्ग विद द कन्वेंशनल सेगमेंट जैसे आपका रिटेल, एग्रीकल्चर एंड एमएसएमईज हो गया, ठीक है। फर्दर इनका प्लान है डिप्लॉय करना सेवा सारथीज इन द 10,000 हाई फुटवॉल ब्रांचेस में एंड आइडेंटिफाई white space to expand its branch reach. Okay. Now next question here, Tata Steel Limited recently announced a definitive agreement with Paul Wurth SA, जर्मनी की आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, to set up a world's first large scale easy melt electrically assisted syngas smelter technology at which of its plant in India. सो टाटा स्टील ने अपनी एक प्लांट में सेटअप करने के लिए इजी मेल्ट टेक्नोलॉजी को यहाँ पे अग्रीमेंट साइन किया है और ये जो टेक्नोलॉजी है ये आपकी जो है बेसिकली यूज की जाएगी, सेटअप की जाएगी जमशेदपुर प्लांट में, ठीक है, झारखंड का जो जमशेदपुर प्लांट है वहां पे ये टेक्नोलॉजी इनकी यूज की जाएगी, ठीक है, सेटअप की जाएगी। Next is which company received regulatory approval to establish a reinsurance branch in a gift city, Gandhinagar, Gujarat. So recently अबू धाबी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी जो है इसको अप्रूवल जो है दिया गया है, ठीक है, किस चीज के लिए कि ये स्टैब्लिश करे अपनी री इंश्योरेंस ब्रांच गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में, ठीक है। एंड ये जो अप्रूवल है इट इज गिवन बाय द इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी IFSCA द्वारा ये ग्रांट जो है दिया गया है एंड इट बिकेम इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2026, ठीक है। इसके अलावा ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ऑफर करेगी ग्लोबल सर्विसेज अक्रॉस द UAE, सऊदी अरेबिया एंड UK, ओके, इन जैसी जगहों में ये आपका सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली NPCI भारत बिल पे लिमिटेड विच इज अ सब्सिडी ऑफ NPCI, इन्होंने ऑनबोर्ड किया है एक इंश्योरेंस, ठीक है, इनमें से कौन सी इंश्योरेंस प्रोवाइडर को एज अ बिलर अंडर द इंश्योरेंस कैटेगरी ऑन द भारत कनेक्ट प्लेटफॉर्म। सो NPCI द्वारा आपका जो है ऑनबोर्ड किया गया है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस को, PLI को, एज अ बिलर under the insurance category on which platform, on Bharat Connect platform, right? So answer is option number A. Now अब जो इंश्योरेंस बिलर यहाँ पे हो गए हैं इस प्लेटफॉर्म पे, नाउ इट इंक्रीज टू 65 एंड यहाँ पे नोट करने वाली चीज है कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जो SBI है, इट विल एक्ट एज अ बिलर ऑपरेटिंग यूनिट टू फैसिलिटेट द ऑनबोर्डिंग प्रोसेस ऑन दिस प्लेटफॉर्म, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटका बैंक रिसेंटली एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप with which leading provider of a point of sale solution to strengthen its digital payment ecosystem across the India. So recently कर्नाटका बैंक जो है इन्होंने पार्टनरशिप की है with the पाइन लैब, ठीक है, पाइन लैब के साथ इनकी पार्टनरशिप हुई है किस चीज के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए इनका डिजिटल इकोसिस्टम अक्रॉस इंडिया, ठीक है। ये सपोर्ट करेगा कर्नाटका बैंक के गोल को, एम को ऑफ बिकमिंग डिजिटल बैंक ऑफ द फ्यूचर, ठीक है। Next question here is, who has been reappointed as Managing Director and Chief Executive Officer of HDFC Life Insurance Company Limited for the further
period of a 5 year effective from 12th September 2026. So recently अभी जो है currently विभा पदलकर इस पोजीशन पे हैं और इनको ही एक्सटेंशन यहाँ पे दिया गया है 5 सालों के लिए, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई एंड शी वाज रिकॉग्नाइज्ड एज one of the most powerful women in business for a 5 consecutive year 2021 से 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। Now next आपको क्वेश्चन है which leading fintech company became the first private sector fintech firm to secure membership in the centralized payment system operated by the Reserve Bank of India. So इनमें से कौन सी fintech कंपनी बनी है जो पहली प्राइवेट सेक्टर fintech फर्म बनी है जिसने बेसिकली ज्वाइन किया है सेंट्रल पेमेंट सिस्टम को। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज पे पॉइंट इंडिया नेटवर्क जो है इसने रिसेंटली ये पार्ट बनी है सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम का, ठीक है। पे पॉइंट इज नाउ डायरेक्ट हैज अ डायरेक्ट एक्सेस टू द मेजर पेमेंट सिस्टम जैसे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आपका हो गया, आरटीजीएस, नेफ्ट हो गया, ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, राइट, ओके। नाउ नेक्स्ट इज रिसेंटली पीएनबी बैंक जो है इसने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की है, ठीक है। इट एंटर्ड इनटू अ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विद विच फिनटेक फर्म टू लॉन्च अ को ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड इंटीग्रेटेड विद द यूपीआई। सो पीएनबी ने यहाँ पे बेसिकली पीएनबी और कीवी जो है इनका पार्टनरशिप हुआ है लॉन्च करने के लिए को ब्रांडेड रुपे कार्ड, जिसमें यहाँ पे आप जो है इसकी इमेज भी देख सकते हैं और इसका नाम रखा गया है पीएनबी कीवी क्रेडिट कार्ड, ठीक है। Now next आपकी न्यूज है आरबीआई ने रिसेंटली रिवाइज किए हैं स्टांस ऑन द फॉरेक्स डीलर्स इन अ ऑफशोर नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड मार्केट। सो एनडीएफ आपका क्या है, एनडीएफ इज नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड, ठीक है, जिसमें आप इसे ऐसे समझ सकते हो इट इज अ टाइप ऑफ फॉरेक्स कॉन्ट्रैक्ट जहां पे ट्रेड बेट जो है वो फ्यूचर करेंसी वैल्यू में होता है बट एक्चुअल में करेंसी जो है वो फिजिकली डिलीवर नहीं होती है, ठीक है। सो यहाँ पे आरबीआई ने कुछ रिस्ट्रिक्शन जो है अगर हम पीछे थोड़ा जाएं तो रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे इम्पोज की थी, जैसे 27 मार्च 2026 को यहाँ पे आरबीआई द्वारा जो है आपका मतलब सर्कुलर जारी किया गया था कि आरबीआई ने कैप किया है बैंक को बैंक्स नेट ओपन पोजीशन इन द ऑफशोर डेरिवेटिव एट दी $100 मिलियन टू कर्ब दी रूपी वॉलिडिटी, ठीक है। इसके बाद 1 अप्रैल 2026 को भी यहाँ पे कुछ यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं, जैसे इट बैंड आर्बिट्रेज ट्रेड्स, then RBI prohibited banks from offering NDFs, ठीक है, नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड्स टू कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बैन किया गया था रीबुकिंग ऑफ अ कैंसल्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिस्ट्रिक्ट किया गया था एंट्री इनटू अ रुपे लिंक्ड फॉरेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट विद रिलेटेड पार्टीज, ठीक है। रीजन क्या था, टू कर्ब द वन साइडेड पोजिशनिंग इन द रूपी एंड कंट्रोल स्पेक्यूलेटिव फ्लो। अब यहाँ पे इन सब को करने के बाद क्या चैलेंजेस फेस किए जा रहे थे, जो बैंक्स हैं दे आर यूजिंग बैक टू बैक हेजिंग, फेस्ड ऑपरेशनल इश्यूज एंड सच जेन्युइन हेजिंग ट्रांजैक्शंस वर ट्रीटेड एज स्पेक्यूलेटिव डिस्पाइट बीइंग विद इन अ लिमिट्स, ठीक है। सो बार बार यहाँ पे बैक टू बैक हेजिंग हो रही थी जिसकी वजह से यहाँ पे जेन्युइन हेजिंग ट्रांजैक्शन होने के बावजूद उनको एज अ स्पेक्यूलेटिव जो है यहाँ पे उनको एज अ देखा जाता था, ठीक है। नाउ यहाँ पे अभी जो चेंजेस किए गए हैं वो क्या हैं कि आरबीआई ने अलाउ किया है रीबुकिंग ऑफ हेजिंग ट्रांजैक्शंस इंक्लूडिंग अक्रॉस ओवरसीज ब्रांचेस, आर्बिट्रेरी ट्रेड्स परमिटेड इफ दे आर जेन्युइन रिस्क ऑफसेटिंग ट्रेड्स, ठीक है। नेक्स्ट है बैक टू बैक हेजेस अलाउड किए गए हैं इवन विद द रिलेटेड पार्टीज। नाउ बैंक्स कैन रिटेन एग्जिस्टिंग कंप्लायंट पोजीशन विदाउट अर्ली अनवाइंडिंग। इसके अलावा बैंक्स जो है नेक्स्ट आता है आपका बैंक्स कैन कीप एग्जिस्टिंग फॉरेक्स पोजीशन within $100 million cap until maturity, right? इसके साथ ही लास्ट वाला आपका है ओवरऑल नेट ओपन पोजीशन लिमिट जो है ये आपकी सेम रहेंगी $100 मिलियन की एंड नेट ओपन पोजीशन डिफाइंस एज अ मैक्सिमम अनहेज्ड फॉरेक्स एक्सपोजर बैंक जो रख सकता है अपना कैरी कर सकता है, ठीक है। एंड इट इज यूज्ड बाय द आरबीआई टू कर्ब द एक्सेसिव स्पेक्यूलेशन एंड मेंटेनिंग टू मेंटेन द स्टेबिलिटी, राइट। Now next up question है as per the Reserve Bank of India's revised instruction, what is the unchanged cap on banks net open position in the offshore non-deliverable forward market? So cap आपकी क्या रखी गई है, $100 मिलियन की रखी गई है। So answer is option number C. Now next question is match the following bank official with their respective banks or position whose extension were approved by the appointment committee of cabinet which is chaired by the PM Modi ji. सो यहाँ पे रिसेंटली
जो हैं आपके ऑफिशियल्स जो हैं उनको उनकी पोजीशन बेसिकली एक्सटेंड की गई है या उनका टेन्योर जो है एक्सटेंड किया गया है बेसिकली। सो कौन कौन से इसमें से आपके पर्सन किस बैंक से बिलोंग करते हैं वो आपको मैच करना है। सो रजनीश कर्नाटक जो है ये बेसिकली बिलोंग करते हैं बैंक ऑफ इंडिया से, एमडी एंड सीईओ हैं इस बैंक ऑफ इंडिया के, ठीक है। देन देवदत्ता चंद जो है ये आपके बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी एंड सीईओ हैं, और आशुतोष चौधरी जो है वो इंडियन बैंक के आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, जिनका एक्सटेंशन बेसिकली यहाँ पे हुआ है, टेन्योर का एक्सटेंशन, राइट। सो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का 2, बी का 1 एंड सी का 3, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। Next is the Reserve Bank of India approved the reappointment of P.N. Vasudevan as MD and Chief Executive Officer of which bank for a period of 3 years till 2029 effective from 23rd July 2026. So RBI ने recently reappoint किया है P.N. Vasudevan को as a MD and Chief Executive Officer of Equitas Small Finance Bank, ठीक है। So Equitas Small Finance Bank के ये MD and CEO reappoint किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी साइन अ बाइंडिंग अग्रीमेंट टू फॉर्म अ 50-50 जॉइंट वेंचर विद जर्मनीज अलायंस यूरोप बीवी, जो आपकी बेसिकली सब्सिडी है अलायंस ग्रुप की, फॉर प्राइमरी इंश्योरेंस इंक्लूडिंग जर्नल एंड हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। सो रिसेंटली जियो फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने ये पार्टनरशिप की है, ये अग्रीमेंट साइन किया है 50-50 जॉइंट वेंचर का विद दिस अलायंस यूरोप बीवी, ठीक है। और ये अलायंस जियो इंश्योरेंस लिमिटेड जॉइंट वेंचर बना रहे हैं, फाइन। Now next is which company inaugurated India's first integrated lithium-ion battery and rare earth magnet recycling facility at the सिकंदराबाद बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। सो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने रिसेंटली इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड लिथियम आयन बैटरी एंड रेयर अर्थ मैग्नेट रिसाइकलिंग फैसिलिटी आपका जो है इनॉग्रेट किया है उत्तर प्रदेश में। सो इट इज योर रॉकलिंक इंडिया, ठीक है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज रॉकलिंक इंडिया। इसकी कैपेसिटी आपकी रहेगी 10,000 टन्स पर एनम की ऑफ अ लिथियम आयन बैटरीज, एंड ये प्रोसेस करेगा रेयर अर्थ मैग्नेट एट 60 टन्स पर मंथ, एंड इट विल प्रोड्यूस 5,000 to 6,000 टन्स ब्लैक मासेस, ओके। साथ में ये रिकवर करेगा आपका लिथियम, कोबाल्ट, निकल, मैंगनीज एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स सच एज नियोडियम, डायस्पोर्सियम एंड टर्बियम यूज्ड इन एडवांस टेक्नोलॉजी, ओके। Next is Reserve Bank of India cancelled the banking license of which payment bank due to its failure to comply with the norms stipulated in the payment bank license. So RBI ने recently Paytm Payment Bank जो है इसका लाइसेंस कैंसिल किया है, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इसके करंट एमडी एंड सीईओ हैं अरुण कुमार बंसल, हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है और 2017 में से स्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, आरबीआई ने रिसेंटली बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक्स पे जो है आपका पेनल्टी लगाया है, वो डिस्कस करते हैं। पहला है बंधन बैंक जिसमें 41.8 लाख का पेनल्टी लगाया गया है। फॉर रीजन क्या है, फॉर फेलियर टू पीरियडिकली रिव्यू रिस्क कैटेगराइजेशन ऑफ सर्टेन अकाउंट, सैंक्शनिंग लोन्स टू एंटाइटल्स रिलेटेड टू इट्स डायरेक्टर, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे सैंक्शन किया गया है लोन्स एंटिटीज जो रिलेटेड हैं डायरेक्टर से, एंड ये वॉयलेट करता है नॉर्म्स को, तो जिसकी वजह से पेनल्टी लगाई गई है। दूसरा है पेनल्टी मुथूट हाउसिंग फाइनेंस पे लगाई गई है 80,000 की, एंड रीजन क्या है, नॉन कंप्लायंस विद आरबीआई फेयर प्रैक्टिसेस कोड, ठीक है, कोड डायरेक्शन। नेक्स्ट है पेनल्टी इबिक्स पेमेंट सर्विसेज एंड कॉर्पोरेटर बैंक पे लगाई गई है, जिसमें टोटल पेनल्टी है 2.60 लाख की, और इसे फर्दर हम ब्रेक डाउन करें तो इबिक्स पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड पे 80,000 की पेनल्टी लगी है, ठीक है। देन हरदोई जिला सहकारी बैंक पे 1 लाख की, और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर नगरी सहकारी बैंक जो है इस पे 80,000 की पेनल्टी लगाई गई है फॉर वायलेटिंग एक्सपोजर नॉर्म्स, स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क गाइडलाइंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली अप्रूव्ड रीअपॉइंटमेंट ऑफ बी रमेश बाबू एज अ एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक। सो इनमें से कौन सा इंडियन बैंक है जिसके ये एमडी एंड सीईओ हैं और इन्हें फर्दर रीअपॉइंट किया गया है, ठीक है। सो इनका अपॉइंटमेंट किया गया है फॉर दी करूर व्यासा बैंक, रीअपॉइंटमेंट इनको दिया गया है एज एमडी एंड सीईओ ऑफ अ करूर व्यासा बैंक, और इनका जो टर्म है वो 29 जुलाई 2026 से 28 जुलाई 2028 तक चलेगा, ठीक है।
Next is during the 38th Foundation Day program of a SEBI in Mumbai, Maharashtra, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman launched a nationwide investor awareness campaign to protect retail investor from misinformation, fraud and manipulative financial content. What is the name of this mission? सो रिसेंटली हमारी फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया है ऑन दी 38 फाउंडेशन डे प्रोग्राम ऑफ सेबी जो मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। एंड जो ये कैंपेन है इसका मेन एम क्या है कि इसका मेन एम है प्रोटेक्ट करना रिटेल इन्वेस्टर को मिस इन्फॉर्मेशन से, फ्रॉड से और मैनिपुलेटिव फाइनेंशियल कंटेंट से। ठीक है, और इस कैंपेन का नाम है आपका मिशन जागरूक। ठीक है, नाउ इसके अलावा जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं इन्होंने अर्ज किया है सेबी को कि ये डेवलप करे सिंप्लीफाइड, कॉमन एंड पोर्टेबल केवाईसी सिस्टम्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच इंडियन एरोस्पेस कंपनी रिसेंटली साइन अ 7-year लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट वर्थ 3,800 crore with Rolls-Royce to manufacture and supply high precision safety critical components for its global aerospace program. So recently जो आपका सिग्मा एडवांस सिस्टम लिमिटेड है, ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने ये 7-year लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट साइन किया है 3,800 करोड़ का रोल्स रॉय के साथ। किस चीज के लिए? मैन्युफैक्चर करने के लिए और सप्लाई करने के लिए हाई प्रिसीजन सेफ्टी क्रिटिकल कंपोनेंट आपके ग्लोबल एरोस्पेस प्रोग्राम के लिए, राइट। नेक्स्ट इज रिसेंटली ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन जो है आपकी ONGC बेसिकली जो है ONGC ने अप्रूव किया है फॉर्मेशन ऑफ अ जॉइंट वेंचर विद इट्स सब्सिडीज। कौन कौन सी सब्सिडीज इसमें आपकी हैं? मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड एंड ONGC पेट्रो एडिशंस लिमिटेड फॉर इंटीग्रेटेड पेट्रोकेमिकल्स मार्केटिंग एंड ट्रेडिंग। What is the proposed sharing structure of this joint venture? So ONGC द्वारा जॉइंट वेंचर जो है जॉइंट वेंचर फॉर्म करने के लिए अप्रूवल दिया गया है और इसमें मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड और ONGC पेट्रो एडिशन लिमिटेड जो है ओपाल जो है वो यहाँ पे आपके इसका जॉइंट वेंचर बेसिकली रहेगा और इसमें ONGC का जो शेयर है वो 50% का रहेगा, बाकी जो सब्सिडीज हैं इनका 25% का शेयर रहेगा। ठीक है, सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। ये जो जॉइंट वेंचर है ये सपोर्ट करेगा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, स्ट्रेंथन करेगा डोमेस्टिक कैपेसिटी को। ओके, ये मेन पर्पस इसके हैं। Next is which among the following fintech companies received RBI approval for non-banking financial company that is NBFC license to establish its new lending subsidiary. So RBI ने recently जो है अप्रूव किया है NBFC license to the MobiKwik, ठीक है, और यहाँ पे नोट करना है an NBFC license required incorporation as a public or private limited company under Companies Act 2013 maintaining a minimum net own fund of 10 करोड़। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसकी कंडीशन होती है और अभी रिसेंटली मोबीक्विक को ये अप्रूवल मिला है और इसके साथ ये लॉन्च करेगा होली ओन्ड सब्सिडीज की मोबीक्विक फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है विच ई कॉमर्स कंपनी पार्टनर्ड विद एक्सिस बैंक एंड पे यू पेमेंट्स टू लॉन्च बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फॉर कार्ड पेमेंट इन इंडिया। सो रिसेंटली फ्लिपकार्ट ने पार्टनरशिप की है एक्सिस बैंक एंड पेयू पेमेंट्स के साथ लॉन्च करने के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कार्ड पेमेंट्स के लिए इंडिया में, एंड ये रिप्लेस करेगा बेसिकली यहाँ पे क्या बोला गया है, ये अलाउ करेगा यूजर को अप्रूव करने के लिए ट्रांजेक्शन यूजिंग फिंगरप्रिंट और फेस आईडी। जैसे पहले ओटीपी होता था, ओटीपी को ये रिप्लेस करके अब फिंगरप्रिंट और फेस आईडी से यहाँ पे ट्रांजेक्शन जो है अप्रूव किए जाएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है मिशन सक्षम विच स्टैंड्स फॉर सहकारी बैंक क्षमता निर्माण, अ नेशन वाइड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम विच इज एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग विच सेक्टर। सो मिशन सक्षम जो है इसे लॉन्च किया गया है स्ट्रेंथन करने के लिए अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक्स को। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इस मिशन की, सक्षम की। ठीक है, इस इनिशिएटिव का मेन एम है इम्प्रूव करना मार्जिनल और आपके ऑपरेशन कैपेबिलिटीज को इन द अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंकिंग सेक्टर एंड स्ट्रेंथन करना कंप्लायंस प्रैक्टिसेस एंड इंस्टीट्यूशनल रेसिडेंस एंड क्रिएट करना कंटिन्यूअस लर्निंग इकोसिस्टम फॉर द अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक्स, राइट। इस मिशन के तहत लार्ज नंबर ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यहाँ पे कराए जाएंगे विच वुड बी conducted for UCBs covering 1.40 lakh participants and target key stakeholders इसमें included होंगे आपके board members, senior management and official
हैंडलिंग रिस्क, कंप्लायंस, ऑडिट एंड आईटी फंक्शंस। ठीक है, ट्रेनिंग मोड जो है यहाँ पे आरबीआई कंडक्ट करेगा मिक्स इन पर्सन सेशंस एंड डिजिटल लर्निंग फॉर्मेट्स रहेगा रीजनल लैंग्वेज में, एंश्योरिंग वाइडर एक्सेसिबल, मतलब अपनी रीजनल लैंग्वेज में आप आसानी से ट्रेनिंग यहाँ पे कर पाएंगे। ठीक है, आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे इसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।